शी तारा अपनी खुफिया रिहायशगाह के बेडरूम में बैठी हुई थी। खाली खाली नज़रों से सामने वाली दीवार को तक रही थी। वह दीवार जैसे सिनेमा की स्क्रीन बन गई थी। इस पर समुंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। अली और पाशा लॉन्च पर से छलांग लगाकर गहरे पानी में चले गए थे। फिर थोड़ी देर में समुंदर की सतह पर उभर आए थे और तैरते हुए मौत के जजीरे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि लॉन्च उनसे दूर हो गई थी। सिर्फ इसी जजीरे का साहिल करीब था। वो ख्याल ख्वानी नहीं कर रही थी, दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोच रही थी। मैंने और पाशा ने तमाम रात मेहनत की। जजीरे के खास फौजी अफसरान को ट्रैप करते रहे ताकि अली को घेर कर मर्द कैदियों के जजीरे में कैद कर दें। ताजुब है कि वो खुद ही राजी खुशी वहाँ कैद होने गया है और साथ पाशा को भी पकड़ कर ले गया है। क्या कोई जानबूझकर दरिंदों और वैश्यों के दरमियान जाना और गैर मुइना मुद्दत के लिए वहाँ रहना पसंद कर सकता है? ऐसा कोई होशमंद नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन को वहाँ पहुँचाकर हमेशा के लिए कैदी बना देगा। जबकि अली ने होशो हवास में ऐसी हरकत की थी। ये बात शी तारा के दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। बनिए का बेटा कुछ उठाने और पाने के लिए ही गिरता है। बनिए के बेटे का किस्सा कुछ यूं है कि कुछ लोगों ने दुकान पर आकर बनिए से कहा, तुम्हारा बेटा सर पर घड़ा रखे जा रहा था कि रास्ते में गिर पड़ा। बनिया बोला, वो मेरा बेटा है, कुछ देखकर ही गिरा होगा। एक ने कहा, उसके सर पर जो घड़ा था वो गिरने से टूट गया है। वो बोला, कोई बात नहीं, ज़ाहिरी नुकसान के पीछे नफ़ा छुपा होता है। जब बेटा दुकान पर आया तो बाप ने पूछा, बरखुरदार क्या देखकर गिर पड़े थे? बेटे ने कहा, रास्ते में चांदी का 1 रुपया पड़ा हुआ था। मैं झुककर उठाता तो कोई देखने वाला मालिक गनीमत में हिस्सेदार बन जाता। मैं उस रुपये पर गिर पड़ा, फिर उसे चुपके से जेब में छुपा लिया। 4 पैसे का घड़ा ज़रूर टूटा, मगर पूरे 1 रुपये का मुनाफा हुआ। शी तारा को यही बात खटक रही थी कि फरहाद की औलाद यूं ही जान जोखिम में नहीं डालेगी। अली जानबूझकर ऐसी जगह गया है जहां से आज तक कोई कैदी जिंदा वापस नहीं आया। ऐसा खतरा मोल लेने के पीछे कोई राज है। फिर वो तन्हा नहीं गया, अपने साथ पाशा को भी ले जाने का कोई अहम मकसद होगा। वो उठकर टहलने लगी। बूढ़ी आया ने आकर कहा, बेटी 12 घंटे गुजर गए, न खाती है न सोती है। ये टेलीपैथी तेरी जान लेकर रहेगी। आखिर किस चक्कर में पड़ गई है? आया माँ, तुम नहीं समझोगी। बड़े ज़बरदस्त चक्करबाजों से पाला पड़ा है। उनकी हरकतों से यूं लगता है जैसे नुकसान उठा रहे हों। बाद में इंकशाफ होता है कि वो नुकसान के पीछे फ़ायदा कमा रहे थे। क्या तुम उनके ख्यालात पढ़कर उनके असल इरादों को समझ नहीं सकती? मैं उनके दिमाग में नहीं जा सकती। उसका नाम अली है, उसके साथ पाशा है, और ये पाशा नहीं जानता कि अली उसे ख़तरनाक जजीरे में क्यों ले गया है। तो फिर ज़रा सब्र करो, कुछ खा पी लो, ज़रा नींद पूरी कर लो। आइंदा चंद घंटों के बाद मालूम हो जाएगा कि वो दोनों जजीरे में क्या करते फिर रहे हैं। ठीक कहती हो, मैं थक गई हूँ, ज़रा आराम करने के बाद उनके पास जाऊँगी। कुछ खाने को लाओ। आया माँ चली गई, उससे सब्र नहीं हो रहा था। वो पाशा के पास पहुंची, फिर कोड वर्ड्स अदा किए। वो और अली तकरीबन 200 गज तक तैरने के बाद साहिल पर आए थे। फिर रेत पर चारों शाने चित लेटकर गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वो बोली, पाशा, ये देखकर इत्मीनान हो रहा है कि तुम बखैरियत साहिल पर पहुंच गए हो। मेरे खुलूस पर शुबा न करना। अली और उसके टेलीपैथी जाने वालों ने कोई रास्ता मेरे लिए नहीं छोड़ा था। तुम्हारी मदद करने के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। मैं समझता हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब एक दुश्मन अली मेरे पास है, बाकी दुश्मन जा चुके हैं। अब तुम कोशिश करोगी तो अली को यहाँ छोड़कर तुम्हारे पास आ सकूँगा, बल्कि मैं तो इसे जान से मार कर ही आऊँगा। वो बोली, अगरचे मैंने ये सुना है कि इस जजीरे से कोई जिंदा वापस नहीं आता, फिर भी तुम्हें वहाँ से लाने के लिए अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करूँगी। बेहतर है जब तक मुझे कामयाबी न हो तुम अली को दोस्त बना कर रखो। दोस्त बनाने से क्या होगा? तुम्हें मालूम होता रहेगा कि उसके ख्याल ख्वानी करने वाले वहाँ उसकी किस तरह मदद कर रहे हैं, और वह तुम्हें वहाँ ज़बरदस्ती क्यों ले गए हैं। हाँ, उसकी यह हमाकत समझ में नहीं आ रही। अपने साथ मुझे भी यहाँ मुसीबतों में मुब्तला करने आया है। तुम उसके सामने मुझसे नफ़रत ज़ाहिर करो ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं तुमसे ख्याल ख्वानी के ज़रिए रब्ता नहीं करती हूँ। आया माँ उसके लिए खाना ले आई। वो खाने के दौरान पाशा के पास आती जाती रही। अली साहिल पर खड़ा दूर तक नज़रें दौड़ा रहा था और कह रहा था, कहीं कोई इंसान या जानवर नज़र नहीं आ रहा है, अलबत्ता परिंदे काफ़ी तादाद में हैं। पाशा ने पूछा, यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? और किसी ज़रूरत से आए हो तो मुझे क्यों लाए हो? एक से भले 2 होते हैं। जब आ ही गए हो तो दुखड़ा रोने से वापसी का टिकट नहीं मिलेगा। चलो उठो। वो रेत पर से उठते हुए बोला, हम कहाँ जाएंगे? कहीं तो खाने पीने और सर छुपाने की जगह तलाश करनी होगी। शायद तुम नहीं जानते, यहाँ किसी कैदी को साहिल पर आने की इजाज़त नहीं। मोटर बोट्स वगैरह के जरिए इधर से गुजरने वाली पुलिस पार्टी किसी भी शख्स को देखते ही गोली मार देती है। वो हमें भी कैदी समझकर कोई सवाल किए बगैर शूट कर देंगे। वह एक तरफ कान लगाकर सुनते हुए बोला, मोटर बोट की आवाज़ आ रही है, शायद पेट्रोलिंग पुलिस है। वह दूर दरख्तों की तरफ जाने लगा। मैंने कहा, किसी मोटर बोट की आवाज़ नहीं है, मैं अपनी कुव्वत समाज से सुन रहा हूँ।
ये मानने वाली हकीकत थी। मीलों दूर की आवाज़ हम नहीं सुन सकते थे, वो सुन लेता था। अली भी साहिल से दूर दरख्तों के झुंड में चला आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने झाड़ियों के पीछे से देखा। एक पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी स्पीड बोट में जा रही थी और चंद सिपाहियों ने साहिल की तरफ राइफलें तान रखी थीं। वो हुक्म के बंदे थे, साहिल पर किसी भी शख्स को देखकर गोली मार सकते थे और ये वहाँ के कानून के ऐन मुताबिक होता। वो स्पीड बोट वहाँ से गुजर गई, फिर नज़रों से ओझल हो गई। अली ने कहा, मैं इसीलिए तुम्हें लाया हूँ, तुम दूर की आवाज़ें सुन लेते हो, रात को जजीरे की तारीकियों में भी देख लेते हो। मुझे हेडफोन, सर्च लाइट और दूरबीन वगैरह की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जिस्मानी तौर पर शायज़ोर हो, मेरे बॉडीगार्ड बनकर होगे। वह भड़क कर बोला, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे बॉडीगार्ड नहीं बना सकता। मेरे बाप को कुत्ते पालने का शौक़ नहीं है। पाशा ने एक उल्टा हाथ मुंह पर मारा। मुंह एक तरफ हट गया, हाथ दरख्त के तने पर जाकर लगा। फिर उसने पलटकर कराटे का हाथ मारा। वो हाथ फिजा में लहरा कर रह गया। अली छोटे छोटे पैंतरे बदलकर उसके हमलों से बच रहा था। उसने नाकामियों से झुंझलाकर उस पर छलांग लगाई। अली ने झुकते हुए उसे अपने सर पर से गुजार दिया। वह दूसरी तरफ जाकर गिरते ही चीखने लगा। वह शहजोर बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता था। उसके लिए गिरने की चोट मामूली थी, लेकिन वो कांटेदार झाड़ियों में जाकर गिरा था। बेशुमार कांटे उसके जिस्म में चुभ गए थे। वो जिस पहलू से उठना चाहता था, उस पहलू में कांटे चुभने लगते थे। अली ने उसका एक हाथ पकड़कर झाड़ी में से बाहर खींच लिया, फिर कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, तुम ताकतवर ज़रूर हो मगर लड़ने के मामले में सिफर हो। वो कुछ न बोला। जो कांटे उसके जिस्म में पैबस्त होकर वहीं टूट कर रह गए थे, उन्हें एक एक करके निकाल रहा था। उसके अंदर शीतारा कह रही थी, तुम क्यों इससे उलझ रहे हो? मैंने दोस्ती का मशवरा दिया और तुम दुश्मनी बढ़ा रहे हो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी तो गुस्सा ठंडा होने के बाद पछताओगे। ऐसी मुसीबत के वक्त एक मैं ही तुम्हारी मददगार हूँ। वो दोनों हाथों से सर थामे बैठा रहा। इन हालात में शीतारा से दोस्ती कायम रखना बहुत ज़रूरी था। उसने कहा, हाँ, मैं गुस्से में आ जाता हूँ। दरअसल कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई और ये जवान मेरी आधी उम्र के बराबर भी नहीं और मुझे मात पर मात दिया जा रहा है। क्या ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा? जो लोग हालात से समझौता करके अगली बाजी जीतना जानते हैं, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। दुरुस्त कहती हो, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। आइंदा कोशिश करूँगा कि गुस्से में ना हूँ। उसने सर उठाकर अली को देखा, फिर खड़ा होकर कहने लगा, तुम दुरुस्त कहते हो, मुझे लड़ने का फ़न नहीं आता है। अब ये आर्ट मैं तुमसे सीखता रहूँगा। बोलो, सिखाओगे? उसने दोस्ती करने के अंदाज में मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। अली ने मुस्कुराकर पूछा, हाथ मिलाओगे या पहले की तरह पंजा लड़ाओगे? भाई शर्मिंदा न करो, मुझे गुस्सा आ रहा था मगर अकल भी आ रही है। हमें मौत के इस जजीरे में दोस्त बनकर रहना होगा, वरना एक दूसरे से अलग रहेंगे तो तनहा 250 कैदियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अलग अलग मारे जाएंगे। अली ने मुस्कुराकर मुसाफा करते हुए कहा, चलो आगे चलकर देखें कि इंसानी आबादी यहाँ से कितनी दूर है। वो आगे बढ़ गए। जजीरा हरा भरा था। हद नज़र तक तमाम दरख्त सब्ज पत्तों, फलों और फूलों से लदे हुए थे। पाशा ने चलते हुए कहा, मुसीबत की घड़ियों में दोस्त पहचाने जाते हैं। शीतारा मेरी दोस्ती का दम भरती थी। ऐसे वक्त झूठे मुंह से तसलियाँ देने भी नहीं आ रही। अली ने कहा, शायद किसी अहम मामले में मसरूफ़ हो गई होगी। इससे अहम मामला क्या हो सकता है कि मैं मौत के जजीरे में आ पहुँचाऊँ। उसने देखा था कि मैंने मजबूर होकर समुंदर में छलांग लगाई है। उसे ये मालूम करना चाहिए था कि मैं खैरियत से साहिल तक पहुँच गया हूँ या नहीं। हम साहिल पर पहुंचकर बुरी तरह हाँप रहे थे। ऐसे वक्त कोई ख्याल ख्वानी करने वाला चुपके से आए और फिर चला जाए तो उसकी आमदोरफ्त का पता नहीं चलता। शायद वह तुम्हें बखैरियत देख कर चली गई हो। मैं दावे से कहता हूँ, हाँपते वक्त भी कोई मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। मैं फौलादी दिमाग रखता हूँ। मैंने मान लिया, तुम भी मान लो कि शीतारा मेरे दिमाग में आकर गई होगी और मैंने हाँपने के दौरान महसूस नहीं किया है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन वह मेरे पास क्यों नहीं आती, मुझे मुखातिब क्यों नहीं करती? उसकी कोई मसलियत होगी। तुम उसकी हमायत क्यों कर रहे हो? मैं दुश्मन की हमायत नहीं कर रहा हूँ, एक अंदाजे से तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ। अब वो आएगी तो उसे भगा दूंगा, अपने दिमाग में कभी आने नहीं दूंगा। ये तुम्हारा मामला है। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ, तुम कोई माकूल मशवरा दे सकते हो। माकूल मशवरा ये है कि जिस दुश्मन से नुकसान पहुँचाओ उससे दोस्ती ना करो, और जो दोस्त हो उस पर ज़्यादा भरोसा ना करो। इसका मतलब है किसी पर एतमाद ना किया जाए। मैंने ऐसा कब कहा है? भरोसा करने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की है। उसने कोई जवाब न दिया। दोनों थोड़ी देर तक खामोशी से चलते रहे। फिर पाशा ने कहा, यह जजीरा काफ़ी वसी और रीज़ है। ख्वाह कितना ही वसी और रीज़ हो, हम आबादी तक पहुँचेंगे। हो सकता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हों और यूँ फिर साहिल पर पहुँच जाएं। मुझे मालूम होता कि यहाँ आकर फंसना होगा तो पूरे जजीरे का नक्शा लेकर आता। नक्शा मेरे पास है। वाकई कहाँ है, मुझे दिखाओ। तुम नहीं देख सकोगे, वो मेरे जहन पर नक्श है। वो नागवारी से मुंह बनाकर रह गया। कुछ फासला तय करने के बाद उसने अली का बाजू थामकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर कहा, हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ से कुछ फासले पर दरिया बह रहा है। क्या तुम फासले का अंदाज़ा कर सकते हो?
मैंने सुना है तुम हद्दे नज़र तक हर चीज़ वाज़े तौर पर देख लेते हो। हाँ, लेकिन ये दरख्त वगैरह आड़े आ रहे हैं। अगर ये ना होते तो मैं मीलों दूर तक साफ तौर से देख लेता। आगे चलो, शायद दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो जाए। वह तकरीबन 300 गज के फासले तक गई, फिर रुक गई। दरख्तों के पीछे से छुप कर देखा, आगे ढलान थी। नशेब में एक दरिया बह रहा था और दरिया के पार दूसरे साल पर औरतें नजर आ रही थीं। कुछ कपड़े धो रही थी और कुछ गुसल कर रही थीं, पानी में तैर रही थीं। अली ने हैरानी से कहा, इस जजीरे में कभी किसी औरत ने कदम नहीं रखा। इसे आइलैंड ऑफ मैन कहते हैं। मार्क्यूसान के मुजरिम मर्द यहाँ कैदी बनकर रहते हैं, फिर ये औरतें कहाँ से आ गईं? पाशा ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुव्वत बसारत से उनके सर का एक एक बाल गिन सकता हूँ। जो मैं देख रहा हूँ वो तुम इतनी दूर से नहीं देख सकते। वो औरतें नहीं हैं, जनखें हैं, खुसरे हैं। अली ने आंखें फाड़ फाड़ कर उधर देखा। वह दूर से औरतों की तरह नजर आ रहे थे। कुछ ने स्कर्ट और ब्लाउज पहना हुआ था और कुछ मुकामी औरतों के लिबास में थे। औरतों की तरह उनकी जुल्फें लंबी थीं या शानों तक तराशीदा। बात समझ में आ गई। मर्द औरत को देखना चाहता है, उसे छूना चाहता है। वो हासिल ना हो तो उसकी तस्वीरें बनाता है, उसके हसीन ख्याली मुजस्मे तराशता है। रातों को नींद न आए तो तकिए को बाजू में दबोच कर सोता है। मार्क्यूसान की हुकूमत ने इन कैदियों को औरतों से महरूम करके इंसानी फितरत के खिलाफ सजा दी थी। इस दुनिया का पहला इंसान औरत के साथ ज़मीन पर उतारा गया था। उसने औरत के लिए जन्नत छोड़ दी थी, ज़मीन की पस्तियों को कबूल किया था, और अब इस दुनिया के एक जजीरे में औरत को उससे छीन लिया गया। ये महरूमी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वहाँ खुसरों का वजूद नज़र आ रहा था। अली और पातशाह जजीरा मार्क्यूसान से आए थे। वहाँ उन्होंने कहीं एक को खुसरा नहीं देखा था। ये सोचा तक नहीं जा सकता था कि खुसरों ने भी बड़े जुराइम का इर्तिकाब किया होगा, जिनकी पादाश में उन्हें भी कैदी बनाकर वहाँ भेज दिया गया था। ऐसी बात नहीं थी, वहाँ सिर्फ मर्द कैदियों को भेजा गया था। वहाँ खुसरे कैसे पैदा हो गए थे और क्यों पैदा हो गए थे, ये वहाँ की आबादी में पहुँचने के बाद ही मालूम हो सकता था। अली ने कहा, यहाँ इनकी मौजूदगी बता रही है कि हम आबादी के करीब पहुँच गए हैं। पाशा ने कहा, हमें दरिया की तरफ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्या खुसरे पसंद आ गए हैं? लानत है ऐसे खुसरों पर। मुझे दुनिया की हसीन तरीन औरतें मिल जाती हैं, यहाँ किसी बदसूरत औरत की तस्वीर भी नहीं मिलेगी। यही मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात है। मैं यहाँ गुजारा कैसे करूँगा? जैसे यहाँ के कैदी कर रहे हैं। अब चलो यहाँ से। अभी तुम कह रहे थे इन खुसरों की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, इनकी तरफ नहीं, इनसे छुपकर दूसरी तरफ जाएंगे। अब इस जजीरे में हमारी मौजूदगी का इल्म किसी को नहीं। हम छुपकर इन्हें और इनके रंग ढंग देखेंगे। छुपकर देखने की क्या ज़रूरत है? अली ने कहा, यह हमारा तरीक़ाकार है। हम अजनबी अफराद को पहले दूर से देखते और समझते हैं। तुम अचानक उनके करीब जाकर नुकसान उठा सकते हो। हाँ, ये सभी से सुनता आ रहा हूँ। यहाँ के कैदी खतरनाक दरिंदे हैं। तुम दुरुस्त कहते हो, पहले इन्हें दूर ही दूर से समझना चाहिए और इनकी कुछ कमज़ोरियाँ मालूम करना चाहिए। वह दरख्तों और झाड़ियों के पीछे चलते हुए खुसरों की नज़रों से बचते हुए जाने लगे। दरिया के किनारे ही कहीं आबादी हो सकती थी, इसलिए वह किनारे से दूर नहीं हुए। साहिल साहिल चलते रहे। कुछ दूर निकल जाने के बाद पाशा ने फिर उसका बाजू पकड़कर रोक लिया और कहा, दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें हैं और वो आवाज़ें हमारी तरफ आ रही हैं। वो दरख्तों के पीछे आ गए, वहाँ से देखने लगे। कदमों की आवाज़ें करीब आ रही थीं। फिर दौड़ने भागने वाले नजर आ गए। सबसे आगे एक हसीना थी, उसके पीछे 2 हट्टे कट्टे मर्द थे, उसे पकड़ने के लिए दौड़ते चले आ रहे थे। हसीना परेशान थी, इन दरिंदों से बचने के लिए किसी को मदद के लिए नहीं पुकार रही थी। शायद इसलिए कि वहाँ सभी दरिंदे थे। वो उनसे दूर भागने के दौरान समझ रही होगी कि जितनी भी दूर भागती जाएगी जजीरे से बाहर नहीं जा पाएगी, और शायद ये भी चाहती हो कि किसी तरह साहिल तक पहुँच जाए ताकि पुलिस वाले उसे गोली मार दें और हमेशा के लिए इन दरिंदों से निजात दिला दें। जब वो करीब आने लगे तो अली और पाशा अचानक दरख्तों के पीछे से निकल आए। उन्हें देखते ही हसीना चीख मारकर औंधे मुँह गिर पड़ी। उसका ताक्कुब करने वाली भी एकदम से रुककर उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगे। फिर एक ने दूसरे से कहा, यह हमारी बस्ती के नहीं है। दूसरे ने कहा, ये दोनों जॉनसन टाउन के लगते हैं। कौन हो तुम लोग? अली ने कहा, तुम्हारी बातों से ज़ाहिर होता है इस जजीरे में तुम कैदियों ने अलग अलग बस्तियां बसा ली हैं। चलो यही समझ लो हम जॉनसन टाउन से आए हैं। तुम्हारा किस टाउन से ताल्लुक़ है? एक ने कहा, हमारा ताल्लुक़ बोगार्ड विलेज से है। इस वक्त तुम दोनों हमारे आका बोगार्ड के इलाके में हो। पाशा उस हसीना को सहारा देकर घास पर से उठा रहा था। एक ने ललकार कर कहा, खबरदार, शीबा को हाथ ना लगाओ, ये हमारी मलकियत है। पाशा ने कहा, इसे हाथ लगाने से रोकोगे तो तुम्हें हाथ पड़ेंगे। वो दोनों पाशा पर हमला करना चाहते थे। अली ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, ये लड़की तुम्हें मिल जाएगी। पहले ये बताओ, ये मर्दों के जजीरे में कहाँ से आ गई है? एक ने कहा, कहीं से भी आई है। तुम कौन होते हो पूछने वाले? सीधी तरह जवाब दोगे और ये लड़की तुम्हारे साथ जाना चाहेगी तो इसे ले जा सकोगे, वरना के बाद उन्होंने कुछ नहीं सुना। एक ने अली पर, दूसरे ने पाशा पर छलांग लगाई। पाशा का एक हाथ पड़ते ही वो चकरा कर गिर पड़ा। दूसरे को अली ने दबोच कर कहा, मैं बॉडीगार्ड इसलिए साथ लाया हूँ कि मुझे हाथ पाँव न हिलाने पड़े। चलो उधर जाओ।
उसने हमला करने वाले को पाशा की तरफ धकेल दिया। पाशा ने उसके मुंह पर एक घुंसा मारा, फिर दूसरे घुंसे में वो ऐसा गिरा कि फिर जमीन से उठ ना सका। फिर उसने दोनों को ठोकरें मार मार कर बेहोश कर दिया। लड़की एक दरख्त के तने से लगी सैमी और सिमटी हुई ये तमाशा दिख रही थी, फिर वहां से भागने लगी। अली ने लपक कर उसे पकड़ लिया, फिर नरमी से कहा, हमसे न डरो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो बुरी तरह खौफजदा थी, अपना बाजू छुड़ाकर पीछे हट रही थी। पाशा ने कहा, तुम भाग कर कहाँ जाओगी? हमें बताओ, हम वहां पहुंचा देंगे। अली ने पूछा, तुम किसी बोगाड़ की मलकियत हो? वह इनकार में सर हिलाकर बोली, मैं किसी की मलकियत नहीं हूं, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगी, कहाँ से आई हो? मैं ब्रेन कॉलोनी से आई हूँ। मेरे बाप का नाम ब्रेन हावर्ड है। क्या तुम्हारी कोई माँ भी है? हाँ थी, मर गई। किसी औरत को इस जजीरे में कदम रखने नहीं दिया जाता। फिर तुम्हारी माँ यहाँ कैसे आ गई थी? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे कुछ ना पूछो, मुझे जाने दो। क्या तुम हमें वैसी दरिंदे समझती हो? वह अभी तक सहमी हुई थी, रहम तलब नज़रों से दिख रही थी। अली ने कहा, हमें दोस्त समझो, हम पर भरोसा करो। पाशा ने कहा, अगर हम दरिंदे होते तो इतनी देर प्यार से ना समझाते, तुम्हें चीर फाड़ कर रख देते। अली ने पूछा, तुम्हारा नाम शीबा है? शीबा ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। अली ने कहा, अपने बाप के साथ ब्रेन कॉलोनी जाओगी? उसने फिर हाँ के अंदाज में सर हिलाया। अली ने कहा, तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए पीछे रहेंगे, कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह सहमे हुए अंदाज में एक तरफ चलने लगी। पाशा ने उसके पीछे चलते हुए अली से पूछा, क्या तुम वाकई से जाने का मौका दे रहे हो? अली ने कहा, हाँ, ये तन्हा बेयारो मददगार है, इसे इसके बाप के पास पहुंचाना हमारा फर्ज है। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी हसीन लड़की को यूं ही जाने दोगे? तो फिर क्या इरादा है, इसे निकाह पढ़वाओगे? अगर तुम्हें गुनाह मंजूर नहीं है तो चलो, इसके साथ मेरा निकाह तुम ही पढ़ा दो। उम्र के हिसाब से इसे अपनी बेटी बना लो। देखो अली, मुझसे ऐसी बकवास ना करो। ना मेरे यहाँ कभी बेटी पैदा हुई, और ना ही मैं किसी को बेटी या बहन बनाता हूँ। मेरे साथ रहोगे तो बनाना सीख लोगे। तुम खुद को समझते क्या हो? देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मेरे किसी मामले में मुदाखलत न किया करो, वरना तुम्हें अपाहिज बना दूंगा। मेरे हाथ पांव तोड़कर अपाहिज बना दोगे तो दुश्मनों के इस जजीरे में तन्हा रह जाओगे। मुझ जैसे मददगार को बेकार बनाकर यहाँ कितनों से मुकाबला करोगे? वो सोच में पड़ गया। इस अनजाने जजीरे में उसे यकीन था कि अली हर मुसीबत में साथ देगा। वो एक बार पंजा लड़ाने के बाद उसकी शाहजोरी का कायल हो गया था। वो दोस्ताना लहजे में बोला, अली अकल से काम लो, ये लड़की हमें किसी दलदल में पहुंचा देगी, अपनी कॉलोनी में पहुंचते ही किसी मुसीबत में फंसा देगी। हम इसे ये अरगमाल बनाकर इसके बाप को और इसकी कॉलोनी के अफराद को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हैं। और क्या कर सकती हैं? उनसे गर्म कपड़े और कंबल वगैरह ले सकती हैं। और क्या कर सकती हैं? उनसे हथियार हासिल कर सकती हैं। और क्या कर सकती हैं? तुम्हारा सर कर सकती हैं। तुम पूछते पूछते मुझे उस कॉलोनी में पहुंचा दोगे। मैं वहां जाकर उनका कैदी नहीं बनना चाहता। क्या उनका दामाद बनना चाहते हो? तुम वक्त ज़ाय कर रहे हो। शीबा से उस कॉलोनी के मुतालिक मालूम तो करो। तुमने ही कहा था कि पहले दूर से मालूमात हासिल करेंगे। इस लड़की ने थोड़ी देर पहले बड़ी बेबसी से इल्तिजा की थी कि मैं इससे कुछ ना पूछूं और इसे जाने दूं। इसलिए जाने दे रहा हूं और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। देखो अली, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। लड़की जाते जाते कई बार पलटकर अली को देख चुकी थी। उसकी बातें सुनती रही थी, इसलिए अब वो खौफजदा नहीं लग रही थी। एक बार वो मुस्कुराई भी थी। पाशा ने भड़क कर कहा, वो मुस्कुरा रही है, तुम उसकी नज़र में हीरो बन रहे हो। तुम भी हीरो बनना चाहते हो तो विलन जैसी बातें ना करो। वो गुस्से से होंठों को भींचने लगा। वो अपना गुस्सा किसी न किसी पर उतारा करता था, लेकिन अली पर जोर नहीं चल रहा था। दरअसल इसी बात का गुस्सा था कि गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत रखते हुए भी वह पंजा आजमाई के वक्त अली से अपनी उंगलियां नहीं छुड़ा सका था। अब खुद को तसल्ली दे रहा था कि पंजा आजमाई में शिकस्त खाने का मतलब ये नहीं होता कि वह दूसरे मुकाबलों में अली से कमतर होगा। नहीं, आइंदा मुकाबला होगा तो अली को तोड़ फोड़ कर रख देगा। वह शीबा से बोला, है लड़की, पहले हमें दूर से अपनी कॉलोनी दिखाओ। वह कुछ दूर जाकर रुक गई, फिर बोली, यहीं से हमारा इलाका शुरू होता है, आगे दरिया के किनारे हमारी कॉलोनी है। वो 10 मिनट तक चलते रहे। फिर दूर से वो आबादी नजर आने लगी। तमाम मकानात लकड़ियों से बने हुए थे। तमाम मकानात की छतों पर चिमनियाँ बनी हुई थी, उनमें से धुआं निकल रहा था। वहाँ लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाया जाता था। कई मर्द नजर आए, वो कपड़े तैयार करने के लिए धागे रंग रहे थे। एक भी औरत नजर नहीं आ रही थी। अली ने कहा, शीबा तुम जाओ और अपने बाप से कहो, यहाँ 2 अजनबी हैं, वो हमसे दोस्ती करेगा या दुश्मनी? वो जाने लगी। पाशा ने कहा, और ये कह देना कि हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। शीबा ने पलटकर अली को देखा, मुस्कुराई, फिर चली गई। पाशा ने पूछा, ये तुम्हें देखकर मुस्कुराती क्यों है? इसलिए कि मैंने चैलेंज नहीं किया है कि हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। तुम ललकारने वाला लहजे इख्तियार करोगे तो तुम्हें मुस्कुराहट कभी नहीं मिलेगी। वो दोनों छुप छुप कर कॉलोनी के करीब जा रहे थे और देखना चाहते थे कि वहाँ 2 अजनबियों की आमद की खबर पहुँचेगी तो इन लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा। थोड़ी देर बाद ही इन मकानों से लोग निकलने लगे। उनमें से कुछ ने कुल्हाड़ी और कुछ ने चाकू पकड़े हुए थे। वहाँ राइफल और रिवॉल्वर जैसे हथियार नहीं थे।
वो लोग दरख्त काटते थे या खड्डियों में कपड़े बुनते थे। इन पेशों की मुनासबत से इनके पास छेनी, हथौड़े, कीलें, कुल्हाड़ियाँ और छोटे बड़े आरे होते थे। इन औजारों से वो काम भी करते थे और जंगें भी लड़ते थे। उनकी मुख्तलिफ आबादियों से जाहिर हो रहा था कि वो एक ही जगह मुत्तहिद होकर नहीं रहती हैं। इंसानी फितरत से मजबूर हैं, इसलिए अलग अलग कॉलोनियाँ कायम कर रखी हैं और हर कॉलोनी का एक सरदार या आका होता है। मसलन जॉनसन टाउन किसी जॉनसन नामी शख्स ने कायम किया था। बोगार्ड विलेज एक बोगार्ड नामी शख्स से मौसूम था। इसी तरह शीबा के बाप के नाम से वो तीसरी कॉलोनी ब्रेन कॉलोनी कहलाती थी। वो लोग हाथों में हथियार उठाए कॉलोनी से बाहर उधर जा रहे थे जिधर शीबा उनसे जुदा हुई थी। वो समझ रहे थे कि वो उनके इंतजार में इसी जगह खड़े होंगे। वो तादाद में 24 थे। वहां पहुंचकर उन्हें तलाश कर रहे थे। वो दूसरी तरफ से घूमकर कॉलोनी में आए। वहां खड्डियां चलने की आवाज़ें आ रही थीं। जो लोग घरों में बैठे काम कर रहे थे वो उनकी तलाश में नहीं गए थे। वो दोनों दबे कदमों चलते हुए हर घर में झांकते फिर रहे थे। एक बड़े से लकड़ी के मकान में शीबा नजर आ गई। वो अंदर घुस आए। पाशा ने पूछा, हमसे धोखा करती हो? हमें पकड़ने के लिए अपने यारों को हथियार के साथ वहां भेजा है? शीबा ने कहा, वो पकड़ने नहीं तुम्हारे इस्तकबाल करने गए हैं। अली ने पूछा, क्या हथियारों से इस्तकबाल किया जाता है? वो इसलिए हथियार ले गए हैं कि तुम दोनों को दुश्मनों से बचा सकें जो मेरा पीछा कर रहे थे। वो अपने साथियों को तुम्हारे पीछे ला सकते थे। तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानते हो। जब वह मुकाबले में हार जाते हैं तो पीछे से हमला करके जान लेते हैं। पाशा ने कहा, तुम भी उनमें से ही हो? क्या पता तुम भी हम पर पीछे से हमला करा रही होगी। जब मैं ऐसी हूं तो मेरे पीछे मरने क्यों आए हो? मरने नहीं, तुम्हारे बाप को इसी घर में बैठकर तुम्हारे आदमियों को मारने आए हैं। बाहर से लोगों की आवाज़ें आने लगी। वो कह रहे थे, वहाँ तो कोई नहीं। शीबा कह रही थी, वो दो हैं मगर वहाँ एक भी नहीं है। शीबा ने दरवाजे से बाहर आकर पूछा, तुम लोग हथियार लेकर क्यों गए थे? वो तुम्हें दुश्मन समझकर छुप गई हैं। उसके बाप ब्रेन हॉवर्ड ने कहा, बेटी, मैंने उनसे कहा था कि हथियार साथ ना ले जाएं, लेकिन यहाँ तेरे कई तलबगार हैं। इनमें से जो ज़्यादा शहज़ोर होगा तो उसी के हवाले की जाएगी। यहाँ के तमाम शहज़ोरों को यह खदशा है कि वो आने वाले 2 अजनबी तुझे हासिल कर लेंगे। इसलिए ये उन लोगों को मार डालना चाहती हैं या उन्हें इस कॉलोनी से दूर भगा देना चाहती हैं। शीबा ने कहा, यह सरासर एहसान फरामोशी है। अगर वो दोनों मुझे ना बचाते तो बोगार्ड और उसके शहज़ोर मुझे अपनी दाश्ता बना लेते। एक शहज़ोर ने कहा, मैं हाथी की ताकत रखता हूँ। मैं बोगार्ड की बस्ती में जाकर शीबा को वापस ला सकता था। उन 2 अजनबियों ने कोई ऐसा नहीं किया। ब्रेन हावर्ड ने कहा, बेटी, यहाँ का दस्तूर यही है, तुझे दुश्मनों से बचाने वाले। अगर ये साबित कर देंगे कि वो तेरे तलबगारों से ज़्यादा शहज़ोर हैं तो वो यहाँ रह भी सकेंगे और दस्तूर के मुताबिक 1 साल तक तुझे बीवी बनाकर रख सकेंगे। वो दोनों दरवाजे के पीछे से उनकी बातें सुन रहे थे। पाशा ने खुश होकर कहा, यहाँ का दस्तूर इस हसीना को मेरी आगोश में पहुँचाने वाला है। उसने दीवार से लटकी हुई एक कुल्हाड़ी ली, फिर कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में शीबा के पास आकर बोला, अज़ल से यही होता है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो जन, ज़र और ज़मीन हासिल करता है। मैं चैलेंज करता हूँ, कौन है यहाँ का सबसे ताकतवर गधा? एक हाथी जैसे डील डोल वाले शख्स ने कहा, अब यो गधे के बच्चे, मेरा नाम डेविस है, लेकिन मेरी ताकत देखकर लोग मुझे डेवल यानी शैतान कहते हैं। आजा मैदान में, अभी तू यहाँ तड़पता और दम तोड़ता दिखाई देगा। पाशा बरामदे से उतरकर खुली जगह मुकाबले के लिए जाना चाहता था। ब्रेन हावर्ड ने कहा, रुक जाओ, मुकाबला आज नहीं कल होगा। कल क्यों होगा? आज क्यों नहीं होगा? जैसा कि यहाँ सब जानते हैं, कल शीबा पूरे 15 बरस की हो जाएगी। कल दूसरी कॉलोनियों के शाहजोर भी मुकाबले के लिए आएंगे। मुकाबले के नतीजे में जो शाहजोर सब पर भारी पड़ेगा वही शीबा के जिस्मो जान का मालिक होगा। डेवल ने कहा, नहीं मिस्टर ब्रेन, इस अजनबी का ताल्लुक इस जजीरे से नहीं है, इसलिए इसे मुकाबले में शरीक नहीं किया जाएगा। अगर ये जीत भी जाए तो शीबा का हकदार नहीं होगा। पाशा ने कहा, हम 2 हैं और यहाँ के नए कैदी हैं, हमें यहाँ हकूक नहीं मिलेंगे तो हम छीन लेना भी जानते हैं। शीबा बरामदे से पलटकर कमरे में आई। अली मेज़ के पास एक कुर्सी पर बैठा एक सेब खा रहा था। वो करीब आकर बोली, तुम ऐसे इत्मीनान से बैठे हो जैसे ये तुम्हारा घर और तुम्हारा इलाका है। शीबा, इत्मीनान का जितना मौका मिले आदमी को मुतमईन रहना चाहिए, फिर अगले पल क्या हो ये कौन जानता है। मैं जानती हूँ तुम्हारा साथी दुश्मनी बढ़ा रहा है, उसके साथ तुम भी बेमौत मारे जाओगे। उसे समझाओ, डेवल हाथी है, ज़बरदस्त शैतान है। अगर उसके सामने घुटने टेक दिए जाएं और उसे यकीन दिलाया जाए कि तुम दोनों से कोई मेरा तलबगार नहीं है तो वह तुम दोनों को मुआफ़ कर देगा। फिर मेरे डैडी तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दे देंगे। अली ने कहा, मेरा साथी सर फिरा है, जब वो चैलेंज कर चुका है तो मैदान नहीं छोड़ेगा। जो होता है होने दो, तुम तमाशा देखती रहो। कैसे तमाशा देखूं? तुमने अपने बदनीयत साथी से भी मुझे बचाया है। मुझे तुम पर तरस आता है, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और मुझे तुम पर तरस आता है। तुम्हें 15 बरस की कच्ची उम्र में किसी भी ताकतवर दरिंदे के हवाले कर दिया जाएगा। तुम्हारा बाप यहाँ का आका है, क्या वो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता है? कल जो शख्स खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर मनवा लेगा वही मेरा और इस कॉलोनी का आका बन जाएगा और मेरे बाप की हैसियत एक आम आदमी की सी हो जाएगी। वह दरवाजे की तरफ देखकर बोली, ओह, शायद वहाँ मुकाबला हो रहा है।
वो तेजी से चलती हुई बाहर बरामदे में आई। मकान के सामने खुली जगह पर पाशा और डेवल एक दूसरे के सामने खड़े थे और हमला करने के लिए पर तोल रहे थे। कॉलोनी के लोग तमाशाई की हैसियत से दूर हट गए थे। दोनों के हाथों में कुल्हाड़ियां थी। फिर वो कुल्हाड़ियां फिजा में लहराने और टकराने लगी। दोनों बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे और अपना बचाव भी करते जा रहे थे। शीबा ने पलटकर कमरे में देखा। अली ट्रे पर से दूसरा सेब उठाकर खा रहा था। ब्रेन हावर्ड ने भी कमरे के अंदर देखा। फिर पूछा, बेटी क्या दूसरा अजनबी यही है? हाँ यही है। ये जजीरे के खतरनाक दरिंदों से वाकिफ नहीं, इसे मुहज्जब इलाका समझ रहा है। मुझे अफसोस होगा अगर ये नासमझी में मारा जाएगा। ये खुशफहमी में मुब्तला है। यहाँ हराम मौत मरेगा। तुम परेशान क्यों होती हो? इंसानियत भी कोई चीज़ है। मैं इसके एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। उसी वक्त तालियों का शोर गूंजने लगा। बाप बेटी ने उधर देखा। पाशा के हाथों से कुल्हाड़ी निकलकर दूर जा गिरी थी। वो निहत्ता हो गया था। डेवल अपनी कुल्हाड़ी से हमले कर रहा था और पाशा बचने की कोशिश करता जा रहा था। फिर एक बार कुल्हाड़ी नाकाम हमले के बायस ज़मीन पर पड़ी तो उसके साथ ही पाशा ने उस पर छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाशा गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत के बायस निहत्ता लड़ते वक्त किस कदर ज़बरदस्त होता है। अब डेवल के हाथों से कुल्हाड़ी छूटने के बाद हैरत अंगेज कुव्वत का तमाशा नजर आ रहा था। वो हाथी जैसी ताकत रखने वाला पूरी कुव्वत सर्व कर रहा था, लेकिन पाशा की गिरफ्त से निकल नहीं पा रहा था। फिर पाशा ने उसे दोनों हाथों से उठाते हुए सर से बुलंद कर लिया। तालियां बजाने वाले गुमसुम होकर देख रहे थे। उनकी कॉलोनी के सबसे शहजोर शख्स को फिजा में बुलंद करके ज़मीन पर पटक दिया गया। फिर पाशा ने उसे आर्म लॉक लगाया तो वो तकलीफ से चीखने लगा। वो उसे छोड़कर हट गया। पता चला उसके बाजू की हड्डी टूट गई है और वह शहजोर आइंदा किसी कमज़ोर से भी मुकाबले के काबिल नहीं रहा। पाशा ने ज़मीन पर से दोनों कुल्हाड़ियाँ दोनों हाथों में लेकर बुलंद आवाज़ में पूछा, और कौन है शीबा का तलबकार? किसी के दिल में शीबा की तलब और मुकाबले की हसरत है तो सामने आए। और ये सब लोग याद रखें, जो सामने आकर मुकाबला करेगा उसे डेविल की तरह सिर्फ अपाहिज बनाऊंगा और जिंदा रहने दूंगा। अगर किसी ने धोखे से हमला किया तो उसे और उसकी हमायत करने वालों को कुत्ते की मौत मारूंगा। है कोई माई का लाल? सब खामोश थे और अपने आका ब्रेन हावर्ड को देखने लगे थे। ब्रेन ने कहा, दिलेर अजनबी, तुमने ये मुकाबला जीतकर यहाँ रहने का हक हासिल कर लिया, लेकिन शीबा के तलबगार कल आएंगे। कल तुम्हारे मुकद्दर में मौत होगी या इस इलाके की बादशाही। आओ, तुम मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हो। वह ब्रेन और शीबा के साथ अंदर आया। फिर अली से बोला, अब तुम एतराज़ नहीं करोगे? मैंने यहाँ के दस्तूर के मुताबिक आदि शीबा को जीत लिया है। कल फाइनल मुकाबलों के बाद ये पूरी की पूरी मेरी हो जाएगी। अली ने कहा, कल बहुत दूर है, अभी तो भूख लगी है। तुम्हारी जीत की खुशी में खाना तो मिल ही जाएगा। शीबा ने कहा, मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। वह चली गई। अली ने कहा, मिस्टर ब्रेन, सबसे पहले ये बताओ कि इस जजीरे में शीबा कैसे आ गई? ब्रेन एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, यह एक लंबी दास्तान है। पाशा ने बैठते हुए कहा, दास्तान सुनाओ और हमारी हैरानी दूर करो। ये तुम्हारी बेटी कैसे पैदा हुई? ब्रेन हावर्ड ने एक गहरी सांस ली। फिर कहने लगा, अब से कोई 36 बरस पहले मैं यहाँ कैदी बनकर आया। उन दिनों यह जजीरा वीरान था। मुझसे पहले सिर्फ 12 कैदी थे। आज कैदियों की तादाद 250 से कुछ ऊपर है। वो मेरी जवानी के दिन थे। मैं 20 बरस का कड़ियल जवान था। मुझ में ऐसी ताकत थी कि किसी का हाथ पकड़ लेता तो उसे तोड़ने के बाद ही छोड़ता था। वो 12 कैदी भी खतरनाक थे। अपनी अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए लड़ते रहते थे। बर्तरी कायम रखने की जंग दुनिया के हर इलाके में जारी रहती है। आज भी यहाँ यह जंग जारी है। बहरहाल जंग के नतीजे में जो सब पर हावी हो जाता वो उनका आका बन जाता। नए नए कैदी आते रहते थे। नए आने वालों में जो आका को शिकस्त देता था वो नया आका बन जाता था। मार्क्यूसान की पुलिस और फौज के सिपाही उस जजीरे के अंदर नहीं आते हैं। वो नए कैदियों को साल पर फेंक कर चले जाते हैं। हफ्ता में एक बार राशन और दवाएं वगैरह लाती हैं और हमसे दरख्तों की लकड़ियों और खड्डियों के तैयार करदा कपड़े ले जाते हैं। एक बार हमने ये चीज़ें फराहम नहीं की और यहाँ मेहनत मजदूरी से इनकार किया तो उन्होंने अनाज और दवाओं की सप्लाई रोक दी। इस तरह हम मेहनत करने पर मजबूर हो गए। यहाँ हमें ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जिस बात से दिमागी तकलीफ़ पहुँचती है वो है औरत की कमी। औरत की कमी के बायस हम बद मजाज और चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर ऐसा हुआ कि जो कमसिन और नाजुक अंदाम कैदी आते थे हम उन्हें मार पीट कर खुसरा बना देते थे। उनके लिए औरतों का लिबास तैयार करके उन्हें पहनाते थे, उनसे खाने पकवाते और घर गृहस्थी का काम कराते थे। वो औरतों की तरह चलने फिरने, उठने बैठने और नाच गाकर हमारा दिल बहलाने पर मजबूर होते थे। यूँ नामुरादियों और महरूमियों का किसी हद तक इलाज हो जाता था और हम किसी हद तक आसूदा रहते थे। फिर एक दिन 12 बरस का एक लड़का कैदी बनकर आया। उसने मार्क्यूसान में अपने बाप को कत्ल किया था और काले पानी की सज़ा पाकर यहाँ गया था। वह बहुत हसीन और नाजुक अंदाम था। उन दिनों यहाँ बोगार्ड नामी शख्स की धाक जमी हुई थी। उसने 12 बरस के इस लड़के को खुसरा बनाना चाहा तो इंकशाफ हुआ कि वो लड़का नहीं लड़की है। वो बचपन से लड़कों का लिबास पहनती थी, लड़कों के अंदाज में रहती और लड़कों ही के लहजे में बोलती थी। माँ मर चुकी थी। सिर्फ बाप को मालूम था कि वो लड़की है। एक रात बाप ने शराब के नशे में शैतान बनना चाहा तो उसने उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अदालत में पहुंचाया। वो रॉकी के नाम से पुकारी जाती थी और रॉकी मर्द का नाम होता है।
पुलिस और अदालती कार्रवाई के दौरान मेडिकल चेकअप का मरहला नहीं आया, इसलिए किसी को उसकी असलियत मालूम ना हो सकी। अगर मालूम हो जाता कि वो लड़की है तो उसे इस जजीरे में कभी भेजा न जाता। तकदीर अजब तमाशा दिखाती है। वो हम कबारे कैदियों के मुकद्दर में थी, इसलिए हमारे जजीरे में पहुंच गई और सबसे पहले बोगाड़ के हत्थे चढ़ गई। ये बात कैदियों से छुपी नहीं रह सकती थी। वो सब औरत के भूखे थे। उस लड़की का मुतालबा करने लगे। जो शाहजोर थे वो बोगाड़ को चैलेंज करने लगे कि लड़की ना मिली तो उसे कत्ल कर देंगे। उन दिनों कैदियों की तादाद बढ़कर 50 हो गई थी। उनमें से एक से बढ़कर एक बदमाश, डाकू और कातिल था। बोगाड़ ने चंद बदमाशों को जेर करके उन्हें अपना मुती और फरमा बरदार बना लिया था। मैंने भी 10 कातिलों को अपना महकूम बना रखा था और जॉनसन के ज़ेर असर 6 बदमाश थे। यानी ऐसे कातिलों के जजीरे में हम 3 बड़े आका थे। हमने जॉनसन टाउन, बोगाड़ विलेज और ब्रेन कॉलोनी के नाम से अलग अलग इलाके बांट लिए। हमारे दरमियान ये तय पाया कि हम ख्वामख्वाह एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई शिकायत होगी तो आपस में बैठकर वो शिकायत दूर करेंगे। हमने बोगाड़ से शिकायत की कि इस जजीरे में मुकद्दर से आई हुई लड़की का सिर्फ एक हकदार नहीं होगा। यहाँ यही पहली और आखिरी लड़की है। कोई दूसरी इत्तफाक से नहीं आएगी, इसलिए वो हमें भी मिलती रहे तो जजीरे में अमन अमान रहेगा। वो हमारे लिए ऐसी नेमत थी जिसे बोगाड़ महरूम नहीं होना चाहता था। उसने हमारी शिकायत को नज़रअंदाज किया, हमें टालने लगा, तो हमने उस पर हमले शुरू कर दिए। मेरे और जॉनसन के 2 तरफा हमलों ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि वो दिन रात अपना दिफा नहीं कर पाएगा। 1 हफ्ता की लड़ाई में हमारे 2 और उसके 4 मातियत मारे गए थे। तब उसने सुलह के लिए हमें बुलाया। हम तीनों ने बैठकर ठंडे दिल से सोचा कि लड़की को प्यार मोहब्बत से नहीं रखा जाएगा और हद से ज़्यादा जुल्म किया जाएगा तो वो मर जाएगी, फिर हम हमेशा के लिए औरत से महरूम हो जाएंगे। बात माकूल थी। फिर यह अकल की बात समझ में आई कि औरत एक दरख्त है जो छाँव भी देती है और बेशुमार फल भी देती है। उसे मरने और मुरझाने ना दिया जाए तो एक के बाद एक लड़कियां पैदा करेगी और इस जजीरे में औरतों की कमी पूरी कर देगी। आइंदा 15-20 वर्षों में यहाँ काफ़ी जवान औरतें हो जाएंगी। अगरचे वो हम तीनों की बेटियां होंगी, लेकिन आइंदा आने वाले कैदियों के लिए ये जजीरा जन्नत बन जाएगा और हम तीनों आका बीवी बच्चों वाली ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से चले जाएंगे। आखिर ये तय पाया कि वो हम आकाओं में से हर एक के पास 3 माह की दुल्हन बनकर रहेगी। अगर 3 माह के आखिर तक माँ बनने के आसार पैदा होंगे तो फिर वो उसी होने वाले बच्चे के बाप के पास 9 माह तक रहेगी। ज़चकी के बाद वो दूसरे आका की दुल्हन बनकर जाएगी और उस बच्चे की परवरिश उसका बाप किया करेगा। दुनिया के बेशतर वालिदैन बेटों की तमन्ना करते हैं कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो, लेकिन हम और हमारे जजीरे के तमाम खतरनाक मुजरिम दुआएं मांगते थे कि लड़कियां पैदा होती रहें। जब आदम और हव्वा ज़मीन पर उतारे गए तो दुनिया की आबादी बढ़ाने के लिए खुदा की कुदरत से बीबी हव्वा जुड़वा बच्चों को जन्म देती थी। एक वक्त में एक बेटा और एक बेटी होती थी। फिर दूसरी बार जो बेटा और बेटी जन्म लेते तो पहले बेटे के साथ दूसरी बेटी का और पहली बेटी के साथ दूसरे बेटे का इज़्दवाजी रिश्ता कराया जाता। इस जजीरे में ऐसा नहीं हो सकता था। हमारे चाहने और इरादा करने से क्या सिर्फ लड़कियां पैदा नहीं हो सकती थीं? खुदा को जो मंजूर होता है वही हमारे सामने पेश आता है। वो कैदी औरत कोई 15 बरस तक जिंदा रही। उसने बोगाड़ के यहाँ 2 बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। जॉनसन के यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा की और मेरे यहाँ 1 बेटे और 2 बेटियों को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। मेरा बेटा पैदा होने के दूसरे दिन मर गया। 3 बरस पहले बड़ी बेटी जब 15 बरस की हुई तो बोगाड़ विलेज का एक शाहजोर उसे जीत कर ले गया। अभी आखिरी बेटी शीबा रह गई है, कल पूरे 15 बरस की हो जाएगी। इसे जो जीत लेगा वो इस इलाके ब्रेन कॉलोनी का भी आका बन जाएगा और मेरे इक़्तिदार का दौर ख़त्म हो जाएगा। शीबा ने मेज़ पर खाना लगा दिया था और उनके साथ खाने में शरीक हो गई थी। पाशा ने कहा, मिस्टर ब्रेन, यहाँ की मुख्तसर हिस्ट्री सुनकर ये मालूम हुआ कि शीबा के अलावा और 4 लड़कियाँ हैं। एक तुम्हारी बेटी जो ब्याह कर बोगाड़ विलेज में गई है, वहाँ बोगाड़ की एक बेटी और जॉनसन के घर में 2 बेटियाँ हैं। ब्रेन ने कहा, बोगाड़ की बेटी 12 बरस पहले ही जवान हो गई थी क्योंकि वह सबसे पहली औलाद थी। उसने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिनमें से आज एक 11 बरस की और दूसरी 9 बरस की हो गई है। ये दोनों बोगाड़ की नवासियाँ हैं। और जॉनसन की 2 बेटियाँ हैं, क्या उन्हें भी ब्याह दिया गया है? उनमें से एक ब्याह दी गई है, उसने भी एक बेटी जन्म दी है। उसकी दूसरी बेटी अभी 13 बरस की है और मेरी बड़ी बेटी ने भी एक बेटी को जन्म दिया है। यानी हम तीनों आका बनाना बन चुके हैं और जजीरे में औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है। अली ने पूछा, इस जजीरे में एक औरत आई, फिर औरतों की तादाद बढ़ती गई और आइंदा भी बढ़ती जाएगी। सवाल पैदा होता है कि मार्क्यूसान के हुक्काम को इन लड़कियों की यहाँ मौजूदगी का इल्म क्यों ना हुआ? ब्रेन ने कहा, वह इन औरतों और लड़कियों से इसलिए बेखबर हैं कि वहाँ की पुलिस और फौजी जवान जजीरे के अंदरूनी हिस्सों में नहीं आती हैं। यहाँ के अंदरूनी हालात मालूम करने के लिए हेलीकॉप्टरों में परवास करते हैं। नीची परवास करते हुए दूरबीन के जरिए हमारे मकानों और तर्ज मुआशरत को देखती हैं। क्या वह हेलीकॉप्टरों से औरतों को नहीं देख सकते? देखते हैं, उन्हें सिर्फ खुसरें नजर आती हैं। हेलीकॉप्टरों की आवाज़ सुनते ही हम अपनी लड़कियों को मकानों के अंदर छुपा देते हैं, फिर उन्हें ज़्यादातर पतलून और शर्ट वगैरह पहना कर रखते हैं
रातों को जनाना लिबास पहनाती हैं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद कोई त्यारा या हेलीकॉप्टर जजीरे के ऊपर से परवाज नहीं करते। अगर मार्क्यूसान के हुकाम को मालूम हो जाए ये औरतें उनकी नज़रों में आ जाएं तो क्या होगा? हम ऐसे ही अंदेशों में मुब्तला रहते हैं कि हकीकत का इल्म होगा तो यहाँ मुसल्लह फौज आएगी और तमाम औरतों को पकड़ कर ले जाएगी। हम भी उनकी राइफलों और जदीद हथियारों के सामने बेबस रहेंगे और अपनी जन्नत को फिर से जहन्नुम होते देखेंगे। ब्रेन हावर्ड के लहजे में जो दुख था वो उसके दिल के दर्द का आकाश था। इस जजीरे के संगदिल जालिम और ख़तरनाक वैश्यों के दिलों में भी यही दर्द था, यही दर्द जुदाई का खौफ था। वो जान हारने को तैयार थे मगर औरतों से महरूम नहीं होना चाहते थे। वह सब ऐसे ख़तरनाक फौलादी मुजरिम थे जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता था। सिर्फ औरतों की मौजूदगी उन्हें पिघला सकती थी। पाशा ने कहा, वाकई यहाँ के लोगों को औरतों से महरूम नहीं होना चाहिए। दुनिया के हर इलाके में जहाँ मर्द होते हैं वहाँ औरतें लाजमी होती हैं। जहाँ औरत ना हो वहाँ मर्द रहने से इनकार कर देगा। सैकड़ों कैदियों को एक जजीरे में आज़ाद छोड़कर उन्हें समाजी और घरेलू ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देकर औरतों से महरूम रखना बहुत बड़ा जुल्म है। आदमी जेल की 4 दीवारी में उम्र कैद की सज़ा भुगत लेता है, लेकिन खुली फिजा में एक मकान बनाकर औरत के बगैर नहीं रह सकता। उसका दिल और मकान की 4 दीवारी औरत को पुकारती रहती है। इंसान को उसकी फितरत के खिलाफ अहम ज़रूरत से महरूम रखा जाए तो वो 4 रास्तों से यह ज़रूरत पूरी कर लेता है। उस वक्त सानी अली के पास थी और कह रही थी, हमने दूर से इस जजीरे के मुतल्लिक सुना था कि यहाँ वैशी दरिंदे रहती हैं। अब यहाँ आकर मालूम हो रहा है कि ये पहले तो मुजरिम थे ही, लेकिन मार्क्यूसान की हुकूमत इन्हें यहाँ भेजकर गैर मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है। यहाँ के हुक्काम इतनी सी बात नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आबाद करने के लिए आदम के साथ हव्वा को क्यों भेजा था। ये हुक्काम आदम के बेटों को औरत के बगैर यहाँ कैद करके आदमियत के खिलाफ सज़ा दे रहे हैं। अली ने कहा, बेशक औरत के बगैर कोई मुआशरा मुनज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ नहीं बन सकता। हम यहाँ के हुक्काम को जजीरे के कवानीन बदलने पर मजबूर करेंगे। शीतारा कई बार पाशा के दिमाग में आ चुकी थी। आखिरी बार पाशा ने कहा, मैं एक मुकाबला जीत चुका हूँ, कल फाइनल मुकाबला भी जीत लूँगा और शीबा को हासिल कर लूँगा। लेकिन यह लड़की मेरी तरफ माइल नहीं है। तुम इसके अंदर जाकर मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर सकती हो। तुम मन मौजी हो, किसी से मोहब्बत नहीं करते हो, दिल बहलाते हो, वक्त गुजारते हो, फिर उसे छोड़कर दूसरी को फतह करने निकल पड़ते हो। फिर इस जजीरे में चंद लड़कियां जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, जो शाहज़ोर होता है उन्हें उठा कर ले जाता है। शीबा मोहब्बत करे या ना करे, कल तुम उसे जीत कर जबरन हासिल कर लोगे। फिर मैं उसके अंदर तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा करने के सिलसिले में वक्त ज़ाया क्यों करूँ? बात यह है कि मैं शिकस्त तस्लीम नहीं करता। वो अली को देखकर मुस्कुराती है तो मुझे यूँ लगता है मैं जीती हुई बाजी हार रहा हूँ और अली मुकाबला किए बगैर बैठे बिठाए मेरी जीत पर कब्जा जमा रहा है। तुम ऐसी ही फजूल बातें सोचते रहोगे, एक रकीब की तरह जलते भुनते रहोगे तो अली पर गालिब आने की किसी तदबीर पर कामयाबी से अमल नहीं कर सकोगे। मेरी तो समझ में नहीं आता क्या तदबीर करूं। अली को देखता हूं तो ये फौलादी किला दिखाई देता है, इसके अंदर घुसने का कोई दरवाज़ा नहीं है। क्या तुम कोई दरवाज़ा बना सकती हो? मैं इसीलिए तुम्हारे पास आती रहती हूँ और तुम्हारे ज़रिए उसकी मसरूफियात के मुतालिक मालूम करती रहती हूँ। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा मौका ज़रूर हाथ आएगा जब हम उसकी किसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा सकेंगे और उसे अपने काबू में करके हमेशा के लिए उसे अपना ताबेदार बना सकेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ अचानक ही उस पर हमला करके ज़ख्मी कर दूँ, लेकिन अचानक हमला उस पर होता है जो गाफिल रहता है। मैंने किसी भी लम्हा उसे गाफिल नहीं देखा। शायद रात को वो गहरी नींद में होगा तो मौका मिल जाएगा। ये मत भूलो, वो लोग अपने दिमाग को हदायत देकर सोते हैं। बेडरूम में कोई कदम भी रखे तो आंख खुल जाती है। रात को कभी उसके करीब ना जाना। मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, लेकिन रात को एक बार तुम मेरे पास आओ। शायद ऐसी कोई सूरत निकल आए कि हम उस पर काबू पा सकें और नाकामी की सूरत में उसे हम पर शुबा ना हो सके। ठीक है, मैं रात को किसी वक्त आऊँगी। वो अपनी जगह पर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसे पाशा के ज़रिए अली पर नज़र रखने का मौका मिल रहा था। पाशा उस पर गालिब आने की फ़िक्र में था और वह दोनों को अपने काबू में लाने की तदबीर सोच रही थी। ये बात उसके हक़ में थी कि वो दोनों एक जजीरे तक महदूद हो गए थे। वहाँ उन्हें बराह रास्त अपनों की मदद नहीं पहुँच सकती थी। अली को सिर्फ ख्याल ख्वानी के ज़रिए सहारा मिल सकता था। वो इसी पहलू से सोच रही थी कि ख्याल ख्वानी के ज़राए को किस तरह नाकाम बना सकती है। एक बार अली तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों से कट जाए तो फिर वो पाशा और अली पर काबू पाने के लिए वहाँ के ख़तरनाक मुजरिमों को अपना अलहकार बना सकेगी। वो अब तक शीबा, उसके बाप ब्रेन हावर्ड और एक दूसरे बदमाश के दिमागों में जगह बना चुकी थी। आइंदा काम के आदमियों पर तनवीम अमल करने का इरादा था। वो थोड़ी देर तक खामोश बैठी सोचती रही। उसे भाई सरना की तरफ से इत्मीनान हासिल हो गया था। उसका ब्रेन वॉश हो चुका था। उसके जहन से मेरे तनवीमी अमल को मिटा दिया गया था और उसके दिमाग को नई आवाज़ और नया लहजा दिया गया था ताकि बाद में कभी इस नई आवाज़ और लहजे को सुन ना सकूं और उसके दिमाग में ना पहुंच सकूं। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। भाई के पास पहुंचकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, भाई कैसे हो? अच्छा हूँ, पूरी तरह सेहतमंद हूँ, मगर दिमाग पर बोझ सा है कि पिछली ज़िंदगी की बहुत सी बातें याद नहीं आती हैं। ये ज़िंदगी नई और अजनबी लगती है।
मैं तुम्हारी पिछली ज़िंदगी की तमाम यादें मिटा देने पर मजबूर थी। तुमने कहा था मुझे फरहाद के मुतालिक बताओगी कि वो कौन है और कहाँ रहता है। मैं उससे इंतकाम लूँगा। भाई जोश में ना हो। जो लोग उसे साल हर साल से जानते हैं और उसकी रग रग से वाकिफ़ होने का दावा करते हैं वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। और तुम तो अभी उसके मुतालिक कुछ नहीं जानते हो। मैं उसके मुतालिक तुम्हें बताती रहूँगी तो बताते बताते एक उम्र गुजर जाएगी। इस अरसे में मैं ही कोई इंतकामी कार्रवाई कर गुजरूँगी। ये अच्छा नहीं लगता कि भाई के होते हुए दुश्मन से बहन इंतकाम ले। ये बातें छोड़ो, अपनी सलाहियतें वापस लाने की कोशिश करो। तुम कहती हो मैं घंटों सांस रोक लिया करता था, मुझे यकीन नहीं आता। थोड़ी देर सांस रुक जाए तो आदमी मर जाता है। फिर तुमने आत्मा शक्ति के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये रूह बाहर निकल कर फिर वापस जिस्म में कैसे आती है। वो हंसती हुई बोली, मैं नहीं समझा सकूंगी। मैंने बेहतरीन फाइटरों, योगा के माहिरों और कई ज़ुबानें सिखाने वाले उस्तादों को तुम्हारी तालीम और तरबियत के लिए रखा है। दिन रात मेहनत करो, लगन से सब कुछ सीखते रहने की कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन तुम मुझसे क्यों नहीं मिलती हो? आखिर हमारी मुलाकात कब होगी? मैं बहुत मोहतात रहती हूँ। जब तुम फरहाद से मगलूब नहीं हुए थे तब हम बहन भाई एक दूसरे के साथ रहते थे। अब यह अंदेशा है कि दुश्मन किसी न किसी तरह दिमाग में पहुँच सकती हैं और तुम्हारे ज़रिए मुझे भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। हम ज़रूर एक दिन मिलेंगे। तुम उस दिन का इंतज़ार करो और खूब मेहनत करो। मैं फिर आऊँगी। वो अपनी जगह वापस आ गई। पैपे सरना अब उसके किसी मामले में मददगार और मुआविन नहीं रहा था। इसलिए शीतारा तनहा तमाम मामलात से निमट रही थी। उसने तमाम डमी शीताराओं और डमी सरनाओं से कह दिया था कि वो अपनी अपनी जगह आराम करें, किसी ऐसी जगह ना जाएं और ऐसे अफराद से ना मिलें जो प्रॉब्लम पैदा करें। वो किसी नए मामले में दिलचस्पी लेने के लिए वक्त नहीं निकाल सकेगी। पैपे सरना उसे मिलने के लिए तड़पता था और कहता था ये कैसी ज़िंदगी है कि बहन भाई एक साथ नहीं रह सकते। इस जहनी परेशानी के बायस वो नए सिरे से तालीम और तरबियत हासिल करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। उसने सोचा अगर डमी को असली शीतारा कहकर सरना के पास भेज दिया जाए तो वो बहन को पाकर खुश रहेगा और दिल लगाकर तालीम और तरबियत हासिल करेगा और जल्द से जल्द बहन के अहम मामलात में मुआविन और मददगार बन जाएगा। उसने भाई की बेहतरी के लिए इस पहलू पर गौर किया। फिर पेरिस में रहने वाली डमी शीतारा से रब्ता किया। वो कार ड्राइव करती हुई एक अस्पताल के अहाते में दाखिल हो रही थी। जब उसने पार्किंग एरिया में कार रोकी तो शीतारा ने कोड वर्ड्स अदा करने के बाद पूछा, डमी 2 यहाँ क्यों आई हो? वो बोली, मैडम सरना बीमार है, पिछले 2 दिन से अस्पताल में है। आपने पिछले 5 दिनों से रब्ता नहीं किया। मैं कल से आपको एक अहम खबर सुनाने के लिए बेचैन हूँ। वह अहम खबर क्या है? फरहाद अली तैमूर भी इसी अस्पताल के कमरे में है। असली शीतारा एकदम से सीधी होकर बैठ गई। फिर उसने पूछा, क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि फरहाद वहाँ है? अगर है तो क्यों है? तुम्हारी मालूमात किस हद तक दुरुस्त हैं? मैडम कल मैंने देखा अस्पताल के एक हिस्से में फ़ौजी जवानों का पहरा लगाया गया है। मैं समझी कोई अहम सरकारी शख्सियत है जो बीमार है और उसकी हिफाजत के लिए वहाँ फ़ौजी जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। मैं सरना का कमरा तब्दील करना चाहती थी। इसके लिए काउंटर पर आई। वहाँ फ़ौज का एक कैप्टन अस्पताल के इंचार्ज से कह रहा था कि मिस्टर तैमूर के कमरे में सिर्फ हमारे फ़ौजी डॉक्टर और नर्सें जाएंगी। अपने अमले के तमाम अफराद से कह दें कि मिस्टर तैमूर के कमरे और इस कॉरिडोर में कोई ना जाए। शीतारा ने कहा, मिस्टर तैमूर का मतलब ये नहीं कि वह फरहाद अली तैमूर ही होगा। मैंने कैप्टन के जाने के बाद पूछा, क्या ये मिस्टर तैमूर कोई सियासी या फ़ौजी शख्स हैं? काउंटर गर्ल ने कहा, मुझे पता नहीं है। उन्होंने रजिस्टर में सिर्फ FA तैमूर स्पेशल ऑफिसर मिलिट्री इंटेलिजेंस लिखवाया है और मैडम दोनों हरूफ FA से फरहाद अली बनता है। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ तो मैंने पूछा, मिस्टर तैमूर को क्या हुआ है? काउंटर गर्ल ने माजरत चाहिए कि वह सिलसिले में कोई बात नहीं करेगी। तब मैं काउंटर के करीब ही वेटिंग रूम में बैठ गई। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो फरहाद है। उसके अपने उसे मिलने आएंगे, मेरा ख्याल गलत नहीं था। मैंने 1 घंटे बाद ही पोमी को देखा। शीतारा ने कहा, पोमी? हाँ, वो फरहाद के अहम साथियों में से एक है। जल्दी बताओ फिर क्या हुआ? मैंने उसका ताक़ुब किया। वो उस हिस्से की तरफ जा रही थी जहाँ फ़ौजियों का पहरा था। मैं आगे नहीं जा सकती थी। पोमी ने पर्स में से कोई कार्ड निकाल कर ऑफिसर ऑन ड्यूटी को दिखाया। उसे उस कॉरिडोर से गुजरने और फरहाद के कमरे में जाने की इजाज़त मिल गई। शीतारा ने कहा, हाँ, इस तरह साबित होता है कि फरहाद बीमार है। मैं उसके दिमाग में जा सकूंगी लेकिन अब उजलत से काम नहीं लूँगी। अभी उसके बारे में और ज़्यादा ठोस सबूत हासिल करूँगी। तुम अस्पताल के इंचार्ज और किसी फ़ौजी अफसर से किसी बहाने से गुफ्तगू करो। मैं उस कमरे तक पहुँचने का रास्ता बनाऊँगी। डमी ने उसके हुक्म की तामील की। वहाँ के इंचार्ज से सरना की बीमारी के मुतल्लिक गुफ्तगू की। शीतारा ने जवाबन इंचार्ज की आवाज़ सुनते उसके दिमाग में जगह बना ली। उसके अंदर यह जज्बा पैदा किया कि वो उसे मिस्टर तैमूर की खैरियत मालूम करना चाहिए। फिर वो उसे अस्पताल के ममनुआ हिस्से में ले गई। वहाँ कई फ़ौजी जवान अलर्ट खड़े हुए थे। एक अफसर कुर्सी पर बैठा हुआ था। इंचार्ज को देखकर उठ गया। इंचार्ज ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए। फिर ख्याल आया कि यहाँ का इंचार्ज हूँ। ये पूछना मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बंदा हाजिर है। अफसर ने कहा, शुक्रिया, आपने पूछकर अपना फ़र्ज़ अदा किया है। हमें कोई ज़रूरत होगी तो आपसे रुजू करेंगे।
इंचार्ज चला गया। शीतारा का ख्याल था शायद वो अफसर योगा का माहिर होगा, फिर भी उसने चांस लिया। उसके दिमाग में गई तो आसानी से जगह मिल गई। उसने चोर ख्यालात पढ़े, पता चला कि फरहाद अली तैमूर को किसी ने जख्मी किया था। गोली दाएं बाजू का थोड़ा सा गोश्त उड़ाती गुजर गई थी। इस हद तक मालूमात हासिल करके शीतारा दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि ये मालूमात सच्ची हों और वह असल फरहाद हो। वह सब्र और तहम्मुल से काम ले रही थी, फरहाद के दिमाग में नहीं जा रही थी। पहले उसने अफसर को किसी काम से उस कमरे में जाने पर माइल किया। वो हर 1 घंटे बाद कमरे में फरहाद की खैरियत मालूम करने जाता था, इसलिए अपनी जगह से उठकर कमरे में आया। फरहाद अली तैमूर बिस्तर पर लेटा हुआ था। अफसर को देखकर उठने लगा। अफसर ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, सर आप लेटे रहें, आपको आराम की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ड्यूटी के तौर पर आया हूँ। फरहाद ने कहा, आराम क्या करना है, ऐसे ज़ख्म आते ही रहते हैं, हफ्ते भर में यह ज़ख्म भी भर जाएगा। शीतारा ने गौर से फरहाद की आवाज़ और लहजे को सुना। उसका लहजा मुझसे ज़रा मुख्तलिफ था। शीतारा ने एक गहरी सांस लेकर सोचा, शुक्र है मैंने उजलत से काम नहीं लिया। बाय द वे ये फरहाद कौन है? वो उसके दिमाग में पहुंच गई। वो डमी फरहाद था। बाबा साहब के इदारे की जानिब से पेरिस में शहरी ज़िंदगी गुजारता था, ताकि दुश्मन ये समझते रहें कि मैं इन दिनों पेरिस में हूँ। वहाँ फ़ौज के चंद आला अफसरान जानते थे कि वो डमी है, वरना पहरा देने वाले फ़ौजी उसे फरहाद अली तैमूर ही समझते थे। शीतारा ने सारी हकीकत मालूम कर ली। वो डमी फरहाद ज़ख्मी होने के बायस सांस नहीं रोक सकता था, इसलिए एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाली को महसूस नहीं कर रहा था। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि इस शहर में पोमी उसके साथ रहती है। पोमी को इस बात का दुख था कि मैंने उससे शादी नहीं की, मुझे इस बात पर शर्मिंदगी है। जवानी की रंगरलियाँ बुढ़ापे में दुख पहुंचाती हैं। मैंने उसे समझाया तो और कहा था, जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी। आज भी तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है कि शादी ना कर सको, कोई दूसरा जीवन साथी तलाश कर लो। वो बज़िद थी, मेरे ही नाम से ज़िंदगी गुजार देना चाहती थी। तब जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने उसे हुजरे में बुलाकर कहा, बेटी ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे हंस बोल कर गुजारो। दीन इस्लाम में रहबाना ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं, शादी कर लो। वो अदब से सर झुकाकर बोली, आपकी हदायत सार आंखों पर, मगर मेरे हवास पर वही छाया हुआ है। बुजुर्ग ने कहा, तो फिर उसी सूरत और शख्सियत वाले का इंतखाब करो। मेरा नेक मशवरा है, एक डमी फरहाद को जीवन साथी बना लो। हजूर ये बात खटकती रहेगी कि मैं फरहाद के खिलौने से खुद को बहला रही हूँ। तो मामूली ज़िंदगी गुजार कर देखो, यहाँ मैं निकाह पढ़ा दूंगा और डमी को ताकीद करूंगा कि जब तक तुम्हारा दिल माइल ना हो और जब तक तुम इज़्दवाजी वजीफ़ा अदा ना करना चाहो, वह शौहर के हकूक़ तलब नहीं करेगा। जनाब असदुल्ला तबरेज़ी के हदायत तो दिल को लगती थी, फिर उनकी आलमाना शख्सियत बहुत मुतासिर करती थी। पोमी इनकार न कर सकी। उसका निकाह डमी फरहाद से पढ़ा दिया गया। फिर वो पेरिस में आकर उसके साथ रहने लगी। शादी को 10 माह गुजर चुके थे और वह बीवी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी। डमी की इज्जत करती थी, उसे बड़ी मोहब्बत से देखती थी, क्योंकि वह सर से पाँव तक फरहाद ही नजर आता था। शीतारा ये तमाम हकाइक पढ़ रही थी और सोच रही थी, पोमी बड़ी गज़बनाक फ़ाइटर है। फाइटिंग का जो मुनफरिद स्टाइल वो जानती है, कोई और नहीं जानता। अगर इसे काबू में कर लिया जाए तो आइंदा बहुत काम आएगी और किसी मौका पर डमी फरहाद से भी काम आ सकता है। डमी ने शीतारा की मर्ज़ी के मुताबिक अफसर से कहा, आप बाहर जा रही हैं, प्लीज़ शाम तक किसी को कमरे में ना आने दें, मैं थकन महसूस कर रहा हूँ, सोना चाहता हूँ। अफसर वादा करके चला गया कि शाम 5 बजे तक कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके जाने के बाद शीतारा ने उसे थपक कर सुला दिया। फिर उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाकर अपनी जगह हाजिर हो गई। कई बार हमारे मुकाबले में ठोकरें खाने के बाद वो ज़रा संभल गई थी। खूब सोच समझकर ठहर ठहर कर आगे बढ़ रही थी। अभी डमी फरहाद को शिकार किया था और यह इत्मीनान कर लिया था कि डमी जब अस्पताल से घर जाएगा तो वहाँ उसके ज़रिए वो पोमी को हिसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला करेगी, फिर उसे भी अपनी कनीज़ बना लेगी। दुश्मन 3 वक्त खाने की इतनी फ़िक्र नहीं करते जितनी फ़िक्र उन्हें मेरी होती है कि मैं कहाँ हूँ और क्या करता फिर रहा हूँ। शीतारा भी यही चाहती थी। वह मुझ पर नज़र रखकर मेरे बेटों और दीगर अजीज़ों की मसरूफियात के मुतालिक बहुत कुछ मालूम कर सकती थी। फिर जजीरे में अली को ट्रैप करते वक्त ये यकीन करना चाहती थी कि मैं ऐसे वक्त अली से गाफिल हूँ या नहीं। वो मेरी गफलत के वक्त ही ऐसा कदम उठाना चाहती थी। लक्की 7 मेरे साथ रहने लगी थी। शीतारा ने एक बार इस मासूम और नीम पागल को अपना आलयकार बनाया था। उसके दिमाग में रहकर मालूम करना चाहती थी कि मैंने उसके भाई सरना को कहाँ कैद किया है। मैंने उसकी यह चोरी पकड़ ली और उसे वार्निंग दी थी कि आइंदा वो एक मासूम लड़की के दिमाग में आएगी तो मैं उसके भाई को सजा दूंगा। उस वक्त उसने भाई की सलामती और भलाई के लिए वादा किया था कि कभी लक्की 7 के दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन अब भाई वापस मिल गया था और उसने हर तरह से उसकी हिफाजत के इंतजामात कर दिए थे। ब्रेन वॉश करने और तनवीमी अमल करने के बाद यकीन हो गया था कि आइंदा मैं उसके दिमाग में नहीं जा सकूंगा और ना ही उसे गुलाम बना सकूंगा। वो बड़ी खामोशी से लक्की 7 के दिमाग में आ गई। वो आईने के सामने खड़ी हुई थी और मैं उसके बालों को ब्रश करते हुए समझा रहा था कि उसे अपने बालों को किस तरह सेट रखना चाहिए। वो कह रही थी, ओ पापा मैं क्या करूँ, भूलने की बीमारी है। ये बीमारी नहीं, दिमागी कमज़ोरी है। इंशाल्लाह ये कमज़ोरी जल्द ही दूर हो जाएगी। मैं टेलीपैथी के ज़रिए तुम्हारा इलाज करता रहता हूँ। ये टेलीपैथी क्या चीज़ है तुम नहीं समझोगी। यूँ समझ लो कि यह एक तरीका इलाज है।
अब ये देखो कि तुम नाम और रिश्ते भूल जाया करती थी, लेकिन अब तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारा नाम लक्की 7 और मेरा नाम फरहाद है, और तुम मुझे पापा कहकर मुखातिब करती हो। आप बहुत अच्छी हैं पापा। मैं तो आपको कभी नहीं भूलूंगी। मेरा ख्याल है कि मैं दूसरी बातों को भी याद रखने का इरादा इसी तरह करती रही हूँ और बाद में भूलती रही हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ यही ट्रेजेडी होती है। इसका मतलब है मैं बाद में आपको भी भूल जाऊँगी। नहीं पापा नहीं, आप ऐसा इलाज करें कि दुनिया भुला दूँ मगर आपको याद रखूँ। इंशाल्लाह तुम हर बात हर वाक़या याद रखोगी। मैं तुम्हारी दिमागी हालत को हर पहलू से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताएं आप कैसी कोशिश कर रहे हैं? बेटे, तनवीमी अमल के ज़रिए अपने मामूल के दिमाग में जो बातें नक्श कर दी जाती हैं, मामूल उसे एक मखसूस मुद्दत तक नहीं भूलता। मैंने कई बातें तुम्हारे दिमाग में नक्श की, लेकिन दूसरे दिन तुम सब की सब भूल गई। तुमने मामूला बनने का एतराफ़ किया था, तुम्हें एतराफ़ भी याद नहीं रहा। फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं हर बात हर वाक़या याद रखूँगी? मैं अपने तौर पर मज़ीद कोशिश करूँगा। नाकामी हुई तो दुनिया के मशहूर मारूफ ब्रेन सर्जनों से रब्ता करूँगा। मैं बातें करता हुआ उसके साथ रिहाशका से बाहर आया। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने आधा घंटा पहले बताया था, तुम्हें इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, भूलना नहीं चाहिए, ठहरिए, मैं याद करती हूँ। वो कार के पास आकर रुक गई, एक हाथ से सर थाम कर सोचने लगी। मैंने कहा मैं इशारा देता हूँ, शायद याद आ जाए। इशारा है मरीज़ा? वो सोचते सोचते चुटकी बजाकर बोली, हाँ, आप ऐसे आदमी के पास जा रही हैं जिसका नाम मरीज़ा है। ओ माय पुअर बेबी, मरीज़ा नाम नहीं होता, कोई औरत बीमार हो तो उसे मरीज़ा कहती है। वो मेरी रिहाशका की दीवार पर लिखे हुए हरूफ को गौर से देख रही थी। मैंने कहा, यह रूसी ज़ुबान में लिखा हुआ है, क्या तुम पढ़ सकती हो? पापा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। नहीं पढ़ा जा रहा तो छोड़ दो, यहाँ से चलो। लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि ये मकान किसका है। अगर मैं आपसे बिछड़ जाऊँ तो यहाँ मेरी आस्तीन पर लिखा होगा, कोई भी मुझे यहाँ छोड़ जाएगा। आप अभी आस्तीन पर लिख कर दें। सॉरी बेटी, रिहाशका से मुतल्लिक ना तुम्हें बताऊँगा ना लिखूँगा। आप क्यों नहीं बताएंगे? इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में कोई छुपा हुआ है। शीतारा यकीनन मेरी बात से चौंक गई होगी। लकी 7 ने पूछा, मेरे दिमाग में कौन है पापा? वही है जिसकी शामत आई है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरे अंदर कोई है? बेटी, तुम अपनी ज़ात से ऐसी बेनियाज और बेपरवाह रहती हो कि ना अपना नाम याद रखती हो ना मुकाम। कभी ये नहीं सोचती कि अभी यहाँ हो तो थोड़ी देर बाद कहाँ ठिकाना होगा। तुम कई दिनों से मेरे साथ हो, तुमने कभी किसी मकान या दुकान के मुतल्लिक कोई सवाल नहीं किया। आप जानती हो क्यों कर रही हो? क्यों पापा? इसलिए कि पैपे सरना की तरफ से अब इत्मीनान हो गया कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। वह अब तक भाई की हिफाजती तदाबीर पर अमल कर रही थी। उसे तुम्हारे पास आने का वक्त मिल रहा था, मगर एक खौफ से नहीं आ रही थी। अब वो खौफ दूर हो गया होगा, क्यों शीतारा? लकी 7 ने कहा, आप मुझे शीतारा कह रहे हैं, ये भी कोई नाम है ना? बेटी, तुम नहीं समझोगी। ये एक ऐसी मगरूर लड़की का नाम है जो सारी दुनिया पर हुकूमत करने और मेरे बेटे को कत्ल करने का ख्वाब देख रही है। मैंने वार्निंग दी थी कि कभी वो मेरी बेटी के दिमाग में आएगी तो इसकी सज़ा उसके भाई को मिलेगी। पापा, आप पागलों की तरह क्या बोलते जा रहे हैं? क्या वाकई मेरे दिमाग में कोई है? हाँ बेटी, तुम ज़रा खामोश रहो। यूँ करो, कार में बैठो, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, अपने कमरे से लेकर अभी आता हूँ। मैं तेज़ी से पलटकर उस मकान के अंदर चला गया। लकी 7 कार का अगला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। वह चुप थी। शीतारा उसके अंदर सोच रही थी, कमबख्त बहुत चालाक है, मेरी मौजूदगी का शुबा कर रहा है, हालांकि उसे यकीन नहीं होगा, बस अंधेरे में तीर चला रहे। वह लकी 7 के जरिए उस कार को देखकर सोच रही थी, काश मैं इसमें कोई खराबी पैदा कर सकती, फिर फरहाद हादसे में मारा जाता। लकी 7 ने उसकी मर्जी के मुताबिक डैशबोर्ड के खाने को खोला। उसके अंदर नोटों की कुछ गड्डियाँ रखी हुई थीं और एक तरफ पिस्तौल पड़ा हुआ था। लक्की ने इसे उठाकर देखा, वो भरा हुआ था। शीतारा ने अपने इत्मीनान के लिए उसके एक बुलेट को निकाल कर देखा, उसका अच्छी तरह मुआयना किया। बुलेट भी असली था। उसने बुलेट को फिर चैम्बर में डाल दिया। शीतारा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। मैं किसी भी लम्हे मकान से बाहर आ सकता था। वो लकी 7 के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाकर मेरा सही निशाना ले सकती थी, मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती थी। वक्त बहुत कम था, फिर भी वो हर पहलू पर गौर करने की कोशिश कर रही थी। एक अहम पहलू यह समझ में आया कि मैं नज़रों से ओझल होने के बावजूद लकी 7 के दिमाग में आकर देख सकता हूँ कि उसने डैशबोर्ड से पिस्तौल निकाल लिया और मेरे इंतज़ार में बैठी हुई है। उसने सोचा, अगर मैं इस लड़की के दिमाग में हूँ तो गोलियाँ खाने के लिए मकान से बाहर नहीं निकलूँगा और कार के करीब नहीं आऊँगा, और अगर आऊँगा तो लकी 7 का निशाना बहका दूँगा। उसने लकी 7 के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। इस तरह यह यकीन हो गया कि मैं इस लड़की को अपने तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा और ना ही पिस्तौल वाले हाथ को बहका सकूँगा। फिर उसने आखिरी फैसला किया कि वो ये सुनहरी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। कामयाबी के 99% इम्कानात हैं और 1% नाकामी का चांस है। नाकामी हुई तो वो क्या बिगाड़ लेगा? अब उसके फरिश्ते भी भाई सरना के दिमाग में नहीं पहुंच सकेंगे। मकान का दरवाज़ा खुला। शीतारा ने मुझे बाहर आते देखा। लकी 7 को बिल्कुल मुस्ताद कर दिया। उसने पिस्तौल पर अपना स्कार्फ रख लिया ताकि वो मुझे दूर से नजर न आए। मेरे आने का अंदाज़ बता रहा था कि मैं पेश आने वाली वारदात से बेखबर हूँ। मैं अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ कार के करीब आया, फिर अगले दरवाजे को खोला।
लक्की सैमन इसी दरवाजे की तरफ रुक किए बैठी थी। मैंने खुले हुए दरवाजे से जैसे ही अंदर आना चाहा, उसने ठाई ठाई की पुरशोर आवाज़ में 2 गोलियां चलाईं। दोनों मेरे सीने पर लगीं। इसके साथ ही खून उबल पड़ा। मैं लड़खड़ाकर पीछे की तरफ ज़मीन पर गिर पड़ा। शीतारा ने देखा था कि निशाना ठीक रहा है, फिर भी वो 2 गोलियों से मुतमईन नहीं होना चाहती थी। मुझे छलनी करने के लिए उसने लक्की सैमन को आगे बढ़ाया। वो स्टीयरिंग सीट पर से होती हुई खुले दरवाजे के पास आई। मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसे निशाना लेने के लिए झुकना पड़ा। जैसे ही वो झुकी, पिस्तौल आगे बढ़ा। मैंने एक ठोकर मारी। पिस्तौल उसके हाथों से निकलकर दूर चला गया। उसने लक्की सैमन को पिस्तौल की तरफ दौड़ाया। मैंने उठकर उसे पकड़ लिया, फिर कहा, शीतारा जाओ, अभी फीडर से दूध पियो। मैं मकान के अंदर अपने सीने पर बुलेट प्रूफ शील्ड बांधने गया था। ये मेरी शर्ट पर फिल्मी खून फैला हुआ है। और हाँ, मायूस होकर जाने से पहले एक मशवरा सुन लो। अभी मरीना के पास जाओ, तुम्हारी आंखों के सामने 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो शायद चली गई। तभी लक्की सैमन ने होश में आकर फिर चौंक कर पूछा, मैं अभी कहाँ थी? ये आपका लिबास? बेटी, ये रंग है, अंदर चलो, मैं लिबास बदल लूँ, फिर हम बाहर जाएंगे। मैं पिस्तौल उठाकर उसके साथ मकान के अंदर चला गया। शीतारा ख्याल ख्वानी की परवास करते हुए मरीना के पास आ गई। वो पिछले दिनों मरीना से रब्ता करना चाहती थी तो वो सांस रोक लिया करती थी, क्योंकि मैंने उसके दिमाग को लॉक कर दिया था। एक डमी सरना को शीतारा के हवाले करने के बाद मैंने मरीना को भी आज़ाद कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग से टेलीपैथी की सलाहियतें मिटा दी थीं। ये जानता था कि तनवीम अमल का असर ज़ायल होता रहेगा तो उसकी सलाहियतें वापस आ जाएंगी, और जब वापस आएंगी तो सोचा जाएगा कि इसके बाद आइंदा क्या सलूक किया जाए। शीतारा ने उसे मुखातिब किया, हेलो मरीना, मुझे पहचान रही हो? वो खुश होकर बोली, ओह शीतारा, तुम इस वक्त मेरे लिए रहमत बनकर आई हो। मैं सोच रही थी खुदकुशी कर लूँ या हालात से समझौता करके बेहयाई की ज़िंदगी गुजारूँ। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि मैं ख्याल ख्वानी भूल गई हूँ। फरहाद ने मुझे ठोकरें खाने के लिए आज़ाद मगर बेयारो मददगार छोड़ दिया है। मैंने 2 रातें चर्च के खिस्से में गुजारी हैं। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कितने ही लोग बदनीयती से सहारा देना चाहते हैं। उन शैतानों से कतरा कर चर्च गई तो 2 दिन से फादर मुझे समझा रहे हैं कि राहबा बनकर मजहबी ज़िंदगी गुजारूं। तुम यहाँ पार्क में क्यों बैठी हो? क्या करूं? वापस चर्च में जाऊंगी तो नसीहतें मिलेंगी। किसी का सहारा कबूल करूंगी तो इज्जत को दांव पर लगाना होगा। मैं एक बाजारी औरत बन जाऊंगी। हाय, मैं कितनी ताकतवर थी, कितने अरूज पर थी। आज मैं कैसी जिल्लत की पस्तियों में जा रही हूँ। फिक्र ना करो, मैं आ गई हूँ। तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल करूंगी। तुम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लोगी। तुम अपने भाई सरना की भी खबर लो। वो फरहाद की कैद में बड़े अजाबों से गुजर है। अब उसकी फिक्र ना करो, वो मेरे पास है। आइंदा फरहाद उसके दिमाग में नहीं जा सकेगा। ताज्जुब है, क्या तुम सरना को उसकी कैद से निकाल लाई हो? उसने खुद भाई को मेरे हवाले किया है। तुमने कैसे यकीन कर लिया कि दुश्मन ने दुश्मनी छोड़ दी है और सरना को वापस कर दिया? सरना की 2 खास पहचान है, एक तो उसका लहजा, दूसरा उसका पैदाइशी निशान। वो बात काट कर बोली, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए ऐसा निशान बनाया जा सकता है? प्लास्टिक सर्जरी समझ में आ जाती है। आजकल इंसानी खाल के रेशों से सर्जरी होती है जो मुहद्दब शीशे के जरिए भी पहचानी नहीं जाती। देखो मरीना, तुम मेरे दिल में शकूक पैदा कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फ़रेब में मुब्तला रहने दूं? ये बताओ, सरना तुम्हें वापस कब मिला है? आज से 5 दिन पहले। फिर तो तुम वाकई धोखा खा रही हो। मैंने कल रात उसे फरहाद की कैद में देखा है। क्या बकवास कर रही हो? जब तुम 2 दिन से आज़ाद घूम रही हो तो फिर कल रात फरहाद के किसी कैद खाने में कैसे गई? शीतारा, हमारे साथ ज़बरदस्त फ्रॉड हो रहा है। मेरी बातें गौर से सुनो। मैं नहीं जानती वो कैद खाना कहाँ है, लेकिन मैं वहाँ गई थी। मैंने सरना को देखा था। उसके जिस्म पर सिर्फ एक निक्कर थी। इस तरह मैंने वो पैदाइशी निशान भी देखा था। शीतारा ये बातें सुन रही थी। थोड़ी देर पहले मैंने उसे मशवरा दिया था कि वो मरीना के पास जाए तो उसकी आंखों के सामने 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अब वो मरीना की बातें सुनकर समझ रही थी कि मैंने उसे वो मशवरा क्यों दिया था। मरीना कह रही थी, फरहाद सरना को जंजीरें नहीं पहनाता है। वो या उसका कोई आदमी सरना पर कोई जुल्म करने नहीं आता है। सरना खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहा है। शीतारा ने परेशान होकर पूछा, क्या कह रही हो? वो अपने आप पर कैसे जुल्म कर रहा है? वो नशे का आदी हो गया है। जो शख्स कैद खाने में उसके लिए खाना लाता है वो सिगरेट के कार्टून और हेरोइन के पैकेट्स भी ला कर देता है। मैं क्या बताऊं कि उसकी क्या हालत हो गई है। क्या उसने तुमसे बातें की? हाँ, मुझे देखते ही लिपट गया। वही असली सरना था। मैं कई घंटे उसके पास रही। मुझे मेरा साथी मिल गया था। मैं उसे तन्हा छोड़ना नहीं चाहती थी। उसी कैद खाने में उसके साथ रहना चाहती थी। फिर वापस कैसे आ गई? सरना ने मजबूर किया। कहने लगा, फरहाद भाईजान उसे एक औरत के साथ देखकर नाराज़ होंगे। क्या कहा तुमने? भाई सरना उस दुश्मन को भाईजान कहता है? हाँ, बड़े अदब और एहतराम से फरहाद का जिक्र करता है। नशावर सिगरेट का कश लगाकर नारा लगाता है, या फरहाद लगे दम मिटे गम। मरीना, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर वाकई वो मेरा भाई है तो मैं ऐसी जिल्लत आमेज़ शिकस्त खाकर मर जाऊंगी। मुझे यकीन दिलाओ कि वो मेरा भाई है। शीतारा, हौसला करो, पहले मेरी बातें सुन लो। उसने मुझसे वादा किया कि आइंदा भी मुझे कैद खाने में बुलाएगा।
उसने मुझे चांदी की अंगूठी पहनाई। उस अंगूठी पर उसके नाम का पहला हरफ एस बना हुआ है। मैंने रुखसत होने से पहले हेरोइन का पैकेट अपने लिबास में छुपा लिया ताकि वो ज़्यादा नशा न कर सके। फिर मैं वहाँ से आ गई। तुमने वो जगह देखी होगी, रास्ते पहचाने होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं चर्च के पीछे एक कमरे में अपने बिस्तर पर थी। क्या? शीतारा ने हलक फाड़कर चीखते हुए पूछा। तुम अपना ख्वाब बयान कर रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, ऐसा जल्जला पैदा करूंगी कि। मरीना ने जल्दी से कहा, मुझे गलत न समझो, ये ख्वाब नहीं था। फिर क्या था? बिस्तर से उठकर पहले मैंने यही सोचा था कि ख्वाब देख रही थी, लेकिन मेरे सरहाने वही हेरोइन का पैकेट था जो मैं सरना के पास से चुरा कर लाई थी। मरीना, तुम खुद उलझ रही हो और मुझे भी उलझा रही हो। हेरोइन का पैकेट ज़रूरी नहीं कि वही हो, वहाँ पहले से किसी ने रखा हो। अव्वल तो चर्च जैसी मुकद्दस जगह पर ऐसा पैकेट कोई नहीं लाएगा। अगर ये फ़र्ज़ भी कर लिया जाए तो ये अंगूठी अब तक मेरी उंगली में है, जो पिछली रात सरना ने पहनाई थी। शीतारा ने दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। ख्वाब और हकीकत की राम कहानी सुनकर सर चकरा रहा था। उसे अपने अंदर अनजानी बापू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाप ने अच्छी तरह ताकीद की थी, फरहाद और उसकी फैमिली से कभी सामना हो तो कतरा कर निकल जाना। उससे टकराने की हमाकत नहीं करोगी तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगी। बाद में बहन भाई ने सोचा, फरहाद आखिर कैसा सुपरमैन या माफूक कुल फितरत इंसान है कि सामना करने से जान के लाले पड़ जाएंगे। वो भी एक इंसान ही है। अगर वो पत्थर मारेगा तो क्या हम कंकर भी नहीं मार सकेंगे? अब रफ्ता रफ्ता इंकशाफ हो रहा था कि वो कंकर मारने के बाद भी फुर्सत नहीं देता, जान से भी नहीं मारता, पेच दर पेच उलझाता चला जाता है। अब इस उलझन में किस नतीजे पर पहुंचा जाए कि असल सरना कहाँ है, बहन के पास है या कैद खाने में है? मुझे ये गुरूर नहीं है कि मैं नाकाबिल तस्कीर हूँ। दुश्मनों ने कई बार मुझे तस्कीर किया है। खुदावंद करीम ने बारहा मुझे आजमाइशों में मुब्तला करके गुरूर से तौबा करना सिखाया है। अभी अपने मुतल्लिक जो कुछ लिख रहा हूँ ये शीतारा के ख्यालात थे। असल और नकल के बारे में सोचते सोचते उसके अंदर धुआं भर रहा था। वो घबराकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर आ गई। ताज़ा हवा में गहरी गहरी सांसें लेने लगी। खुद को समझाने लगी कि यूं परेशान होने से मसला हल नहीं होगा। वह सुकून हासिल करने की कोशिश करती रही। फिर उसने मरीना के पास आकर कहा, मैं परेशान होकर चली गई थी, ये ना समझना तुम्हें मुसीबत में तनहा छोड़ दूंगी। शीतारा, जल्द से जल्द मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें वापस ले आओ, फिर देखो मैं तुम्हारी कितनी बड़ी ताकत बन जाऊंगी। तुम और एक रात चर्च में गुजार लो, मैं वहाँ तुम पर तनवीमी अमल करूंगी। इसके बाद तुम्हारे लिए दौलत और रिहाइश की कमी नहीं रहेगी। मरीना पार्क से उठकर जाने लगी। शीतारा ने कहा, तुम सरना से मिलने वाली अंगूठी को ज़्यादा अहमियत ना दो। इस पहलू से भी सोचो कि फरहाद ने तुम्हें ख्वाब दिखाया होगा और किसी ज़रिए से तुम्हें वो अंगूठी पहना दी होगी। तुम्हारे सरहाने हेरोइन का पैकेट रख दिया होगा। टेलीपैथी के ज़रिए ऐसे तमाशे किए जा सकती हैं। तुम्हारी बात से पूरी तरह इनकार नहीं करूँगी, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो क्योंकि अभी कमारी हो। शादी के बाद मालूम होगा कि औरत गहरी तारीकी में भी अपने मर्द की कुर्बत से उसे पहचान लेती है। तारीकी में बहुत कम औरतें गैर मर्द से धोखा खाती हैं। मैं अपनी शनाख्ती हिस्स के बल पर दावे से कहती हूँ कि वो मेरा सरना और तुम्हारा भाई था। अगर ऐसा है तो फरहाद ने तुम्हें सहरज़दा करके सरना के पास पहुँचा कर एक गलती की है। कैसी गलती? यही कि सरना को समरकंद ही में कहीं छुपा कर रखा गया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? सीधी सी बात है, तुम समरकंद में हो, रात को उसके पास गई थी और सुबह से पहले वापस आ गई थी। मैं समरकंद या उज़्बेकिस्तान के किसी इलाके में नहीं हूँ, ये पेरिस का एक पार्क है। ओ गॉड, फरहाद ने तुम्हें पेरिस पहुँचा दिया है? हाँ, उसने मेरी तरह सरना को भी सहरज़दा करके यहाँ पहुँचा है। अब तुम समझ सकते हो कि पूरे फ्रांस में फरहाद की गिरफ्त कितनी सख्त है। उसने सरना को ऐसे सख्त पहरे में और ऐसी राजदारी से रखा होगा कि ख्याल खानी का कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकेगा। वो दिल बर्दाश्ता होकर बोली, तुम चर्च में मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। वो अपनी जगह हाजिर हुई। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने मुझे मुखातिब किया, सांस ना रोकना, मैं शीतारा हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मेरी वार्निंग याद आ गई है? तुमने कहा था कि मैं उस नीम पागल लक्की सेवन के दिमाग में कभी ना हूँ, उसे कभी आलाकार ना बनाऊँ, वरना इसकी सज़ा तुम्हारे भाई को मिलेगी। शाबाश, तुम्हें मेरी धमकी याद है, आगे बोलो। तुमने मुझे धोखा दिया है। पहले तोलो फिर बोलो, क्या साबित कर सकोगी कि मैंने धोखा दिया है? फरहाद, मेरा सर फोड़े की तरह दुख रहा है, मुझे और ना उलझाओ। तुम अपनी हमाकतों से उलझ रही हो। अगर मेरी धमकी की अहमियत को समझती और शराफत से ये सोचती कि फरहाद ने दुश्मनी ख़त्म करके भाई वापस किया है, लिहाजा वार्निंग के मुताबिक तुम्हें भी फरहाद की बेटी के दिमाग में नहीं जाना चाहिए। मुझसे गलती हो गई थी। गलती नहीं हुई, तुमने पूरी तरह भाई की हिफाजत से मुतमईन होकर सोचा। अब लकी सेवन को आलाकार बनाओगी तो फरहाद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। फिर मेरी मर्जी के खिलाफ क्या सोचकर इस मासूम लड़की के पास आई थी? मैं दोस्ती करने के इरादे से आई थी। तुमने दोस्ती की नीयत से 2 गोलियां चलाई, वो फरहाद के सीने में पेवस्त हो गई, वो उसी जगह मर गया। अब किससे दोस्ती करोगी?
मुझे शर्मिंदा ना करो, एक बार सच्चाई से बता दो, मेरा भाई मेरे पास है या तुम्हारे पास? ये एक मुअम्मा है जिसे फरहाद ही हल कर सकते हैं। अफसोस कि वो तुम्हारे हाथों मर चुका है। नहीं, ऐसा न कहो, मेरे सगे भाई की निशानदेही करो। कैसे कहूँ, हो सकता है कि जो तुम्हारे पास है वही सगा हो। अगर कैद खाने वाले सरना से तबादला करना चाहोगी तो हो सकता है सगे को वापस करके डमी ले जाओ, और अगर तबादला नहीं करोगी तो हो सकता है कैद खाने वाला सगा हो। इस तरह नादानिस्तगी में सगे को छोड़ दो, हो सकता है। वो चीख कर बोली, शट अप, ये तुमने क्या हो सकता है कि रट लगाई है? मेरा भाई कहाँ है? तुम्हारे ही पास है। फिर मरीना पिछली रात किससे मिलकर आई थी? ये तो वही बता सकती है। वो कहती है असली सरना मेरा सगा भाई कैद में है। तो फिर ठंडे दिमाग से और भरपूर जहानत से सोचो, सगा कौन है? अगर कैद खाने वाले को सगा कहोगी तो तुम्हारे पास जो है उसे वापस लेकर कैदी सरना को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुझे दोनों की ज़रूरत है, प्लीज़ कैदी सरना को भी मेरे हवाले कर दो। तुम्हें कोई एक सरना मिलेगा, ये या वो। तुम दोनों को अपने पास रखकर क्या करोगे? जब तुम यकीन से कह दोगी कि तुमने सगे भाई को पा लिया है तो मैं दूसरे सरना के सीने पर वही गोलियां मार दूंगा जहां तुमने फरहाद को मारा था। आह बेचारा फरहाद। ऐसा ना कहो, मैं खूब समझती हूँ, जिसे तुम गोली मारोगे वही मेरा सगा भाई होगा। तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास जो है उसे वापस कर दो। मैं दोनों सरनाओं को एक जगह खड़ा कर दूंगा। उनमें से जिसे गोली मारूंगा उसकी लाश उठाकर ले जाना। नाउ गेट लॉस्ट। मैंने सांस रोक ली। उसने 2-3 बार आने की कोशिश की मगर मैंने आने नहीं दिया। अब उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो लकी 7 के दिमाग में आकर मुझे मुखातिब करती। वो मेरे पास सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी और हम बारबरा से मिलने समरकंद जा रहे थे। शी तारा हाजिर दिमाग होकर देखने लगी। थोड़ी देर पहले परेशान होकर छत पर आई थी ताकि ताज़ा हवा में सांसें लेकर सुकून हासिल करे, लेकिन सुकून रुखसत हो चुका था। भाई सरना गले में अटका हुआ था। वो सगा है, वो सगा नहीं है। कैसे मालूम किया जाए कि वो मेरा माँ जाया है या डमी है? वही आवाज़ और लहजा और वही पैदाइशी निशान है, और मुअम्मा यह है कि कैद खाने वाले सरना का भी वही लहजा और वही पैदाइशी निशान है। इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता था कि वो किसे अपनाए और किसे छोड़ दे, और मैंने ये फैसला सुना दिया था कि उसे सिर्फ एक सरना मिलेगा। अगर वो अपना खून पहचानती है तो सगे को पहचान कर अपना ले और दूसरे को मेरे पास मरने के लिए छोड़ दे। सगे को कैसे पहचाने? वह छत पर पांव पटकती हुई इधर से उधर टहलने लगी। टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, आत्मा शक्ति या काला जादू, कोई सा भी इल्म सगे भाई की शनाख्त नहीं कर सकता था। क्या भगवान से प्रार्थना करने से मुराद पूरी हो जाएगी? इतनी बड़ी दुनिया में कोई ऐसा दानिशमंद है जो ये पहेली बूझ ले और 2 में से एक को छांट कर साबित कर दे कि वही सगा है? उसका सर दर्द की शिद्दत से फटने लगा। वह समझ रही थी कि और थोड़ी देर इस मसले पर सोचती रहेगी तो पागल होकर चीखने लगेगी। वह छत पर पालती मारकर बैठ गई। लंबी लंबी सांसें लेकर आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ने लगी। फिर योगा की मश्क शुरू की और सांस रोककर साकित हो गई। ऐसे वक्त उसके अंदर से तमाम सोचें, तमाम परेशानियां निकल गईं। योगा के माहिर टेलीपैथी जानने वाले ऐसे अमल से तमाम मुंतशिर ख्यालात को दिमाग से निकाल देने में कामयाब रहते हैं और तमाम तवज्जो सिर्फ एक ख्याल या एक फ़ैसले पर मरकूज़ कर लेते हैं कि अब वो किसी परेशान कुन मसले को जहन पर गालिब नहीं आने देंगे। दुनिया का कोई मसला जानलेवा नहीं होता, उसे हम अपने जज्बात से वाबस्ता करके अज़ाब जाम बना लेते हैं। अगर वो भाई के हसूल में नाकाम होकर उसकी मोहब्बत में पागल हो जाती तो भाई सरना को क्या फ़ायदा पहुंचता? अगर वो कैदी है तो कैदी ही बना रहेगा। अगर वो पुरसकून और सहीउल दिमाग रहेगी तो आइंदा भाई की सही शनाख्त का कोई रास्ता निकाल सकेगी। वह तकरीबन 2 घंटे तक योगा की मशकों से गुजरती रही और कामयाबी से जहनी सुकून हासिल करती रही। फिर छत से उतरकर अपने कमरे में आ गई। ठंडे दिमाग से फैसला किया कि पहले मरीना की सलाहियतें बहाल करके अपनी ताकत में इजाफा करना चाहिए। भाई के होने या ना होने से वह बिल्कुल तनहा रह गई थी। उसने मरीना के पास आकर उस पर तनवीमी अमल किया। मेरे तनवीमी अमल के असर को ज़ायल किया। उसके दिमाग में टेलीपैथी और योगा की सलाहियतें बहाल की, लेकिन उसे अपनी मामूला और ताबेदार बनाया ताकि वो कभी उसका साथ न छोड़ सके। फिर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया गया।